हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज हम शुरू कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में ज्योमेट्री का डिस्कशन। और आज हमारे दो स्पेशल टॉपिक हम कवर करने वाले हैं जिनके नाम है ट्रायंगल इनइक्वालिटी एंड रोटेशन थ्योरम। यहीं से हम ज्योमेट्री को किक इन कर रहे हैं, ऐसा आप मान सकते हैं, क्योंकि आगे चल के हम जो आइडियाज आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं उनको ही हम आगे यूज करके अपने और भी ज्योमेट्रीज को समझेंगे। सो बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ ट्रायंगल इनइक्वालिटी एंड रोटेशन थ्योरम, आपको यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया समझना होगा कि आपके जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको हम वेक्टर्स की तरह देख सकते हैं। ऑलरेडी हम यहाँ पर बच्चों जानते हैं कि किसी भी पॉइंट को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो कॉम्प्लेक्स नंबर की मदद से कर सकता हूं। जैसे मुझे अगर यहाँ पे 3,4 को रिप्रेजेंट करना है तो रादर देन हैविंग द यूजुअल कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एंड वाई एक्सिस, हम यहाँ पे रियल और इमेजिनरी एक्सिस अगर कंसिडर करते हैं, देन दैट सेम पॉइंट 3,4 कैन बी रिटन एज 3+4i। राइट? वैसे ही आप यहां पे इन जनरल क्या कर सकते हैं, अपने पॉइंट्स को पहले कंसीडर कर सकते हैं एंड वी विल कम टू द थ्योरी फॉर श्योर, जहां पे हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी समझेंगे सबसे पहले। लेकिन पहले इस बात को समझने की कोशिश करो कि अगर मेरे पास में लेटर से कोई पॉइंट्स हैं, लेटर से पी नाम का कोई पॉइंट है जिसको मैं यहां पे अभी x1, y1 की तरह देख सकता हूं। राइट? जो हमारा नॉर्मल कोऑर्डिनेट के अंदर यहां पे रिप्रेजेंटेशन होता है वो हम यहां पे लेके चल रहे हैं। और एक क्यू पॉइंट है मेरे पास में जिसको हम लेटर से यहां पे x2, y2 की तरह से देखते हैं। सो आपको क्या पता होना चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए कि मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को या तो इस तरह से कोऑर्डिनेट के फॉर्मेट में ही बताऊं या फिर मैं इसको पोजीशन वेक्टर की तरह बता सकता हूं। यहां पर क्या कॉन्सेप्ट किक इन हो जाएगा, आपका जो वेक्टर्स का आइडिया है वो यहां पे आने वाला है कि अगर मैं कहता हूं कि मुझे पोजीशन वेक्टर चाहिए पॉइंट पी का, तो आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, आपके यहां पर x1 के आगे आप आई कैप लगा लो, y1 के आगे जे कैप लगा लो। और अगर मैं कहता हूं कि मुझे पोजीशन वेक्टर चाहिए पॉइंट क्यू का, तो आप बोलोगे यही काम आप x2 y2 के साथ में कर सकते हो एंड आपको पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। राइट? सो पोजीशन वेक्टर जो हम यहां पे लिख रहे हैं, अगर हम इनको लेटर से ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की बात करते हैं, ठीक है ना, लेटर से एडिशन के पहले हम यहां पर बात करते हैं, तो ये किस तरह से वर्किंग अपनी शो करेगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड करने की बात करता हूं तो मेरे पास में x1 x2 अलग से ऐड होंगे, y1 y2 अलग से ऐड होंगे। लेकिन अगर मैं इन पॉइंट्स को अब कॉम्प्लेक्स नंबर की मदद से अगर लिखने की कोशिश करूं, लेट्स से मैं यहां पर बोलता हूं कि मैंने यहां पे जो z है कॉम्प्लेक्स नंबर पॉइंट p को जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसको अगर लिखा है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की लैंग्वेज में अगर बोला जाएगा तो ये चीज क्या हो जाएगी आपकी x1 + i y1 हो जाएगा, जहां पे i यहां पे आयोटा है। राइट? और आपका जो z है कॉम्प्लेक्स नंबर है फॉर पॉइंट q, वो क्या हो जाएगा, वो x2 + i y2 होगा। अब मैं यहां पर अगर एडिशन की बात करता हूं तो यहां पर भी तो एडिशन का रिजल्ट आपका ऐसे ही आने वाला है कि x1 x2 अलग से ऐड होंगे, y1 y2 अलग से ऐड होंगे। राइट? सो एडिशन हमें वेक्टर्स में किस तरह से ज्योमेट्रिकली फील होता है ये तो हम ऑलरेडी जानते ही हैं कि पैरेललोग्राम लॉ बेसिकली आपके यहां पर लगता है जब हम वेक्टर एडिशन करते हैं तो। राइट? तो वेक्टर एडिशन करके हम ये जानते हैं कि हमारे पास में क्या आने वाला है। अगर मैं यहां पे वेक्टर एडिशन करता हूं तो मुझे पता है कि मेरे पास में x1 + x2 अलग से आने वाला है आई कैप के साथ में एंड y1 + y2 अलग से आने वाला है जे कैप के साथ में। और इस पॉइंट पे जो आपका वेक्टर यहां पे निकल कर आगे जाएगा, है ना, अगर मैं यहां पे पोजीशन वेक्टर्स प्लॉट करना स्टार्ट करूं, सो एक तो हमारे पास में वेक्टर ये वाला निकलेगा जो पोजीशन वेक्टर किसका है, p का है। वैसे ही एक वेक्टर ये जा रहा है जो पोजीशन वेक्टर आपके q का है। और अब जो यहाँ पे एडिशन वाला पोजीशन वेक्टर निकला है उसको अगर प्लॉट करना चाहोगे तो दैट वुड बी अलोंग द डायगोनल, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। राइट? सो ये जो डायरेक्शन आपको यहां पर मिल रही है वो रिप्रेजेंट कर रही है हमारे एडिशन वेक्टर को, ठीक है ना। OP वेक्टर एंड OQ वेक्टर का एडिशन डायगोनल के अलोंग बेसिकली आपका जाता है। ऑलराइट? सो अब मैं यहां पे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में भी अगर एडिशन करवाता हूं तो ये कहीं और जाएगा क्या, ये कहीं और जाएगा क्या? नहीं। राइट? क्योंकि ये जो है ये आई कैप जे कैप अगर आप हटा देते हो तो ये x1 + x2 और y1 + y2 इस कोऑर्डिनेट का ही तो पोजीशन वेक्टर है। मतलब ये जो पॉइंट है आपके इसमें r लेटर से मैं इसको अगर रिप्रेजेंट करता हूं, देन ये जो r आपका पॉइंट है इट इज नथिंग बट x1 + x2 अलग से एंड प्लस y1 + y2 अलग से। राइट? एंड अगर यही काम मैं एडिशन में करवाना चाहता हूं फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो भी आपका x1 + x2 ही आएगा एंड देन आई कैप के साथ में आपका y1 + y2 ही आएगा। राइट? सो अभी भी अगर मैं इसको रिवर्स में वापस कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करता हूं, राइट, सो आप यहां पर क्या बोलोगे, कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करके ये भी आपका x1 + x2 y1 + y2 ही बनने वाला है। सो आप चाहे यहां पे वेक्टर्स की लैंग्वेज इस्तेमाल करके दो वेक्टर्स को ऐड करो, है ना, या फिर आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स की लैंग्वेज इस्तेमाल करके दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करो, जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है या जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आपका आ रहा है वो एकदम सेम निकल कर आ रहा है। राइट? एंड दिस आइडिया वी कैन यूज फॉर आवर एडवांटेज, क्योंकि हमें वेक्टर्स के अंदर काफी सारी चीजें पहले से पता होती हैं। राइट? सो हमें ध्यान क्या रखना है पहली बात तो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स किसके जैसे होते हैं, पोजीशन वेक्टर्स के जैसे ही होते हैं।
पोजीशन वेक्टर्स के जैसे ही होते हैं, ठीक है ना। ये जो आपका पोजीशन निकला है x1 y1 का, यहां पर जो पोजीशन वेक्टर निकलेगा उसमें i कैप j कैप लगा हुआ होता है, वैसे आप यहां पे इसको पोजीशन वेक्टर एक्चुअली मान सकते हैं। और अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर रहे हो तो आपको पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करके जो बेसिकली डायरेक्शन मिलता है वही बेसिकली डायरेक्शन आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करके भी निकलता है। इतना सा आप यहां पर जो है पहले तो बेस अपना क्रिएट कर लो, क्योंकि ये बार बार हम इस्तेमाल करने वाले हैं। अगले 2-3 वीडियो में हम यहां पे जहां पे ज्योमेट्री का डिस्कशन करेंगे उनमें सभी जगह हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अब वेक्टर्स बोलना स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी आपके इसका मतलब वेक्टर्स ही हैं, ऐसा आप बोलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब इसी आइडिया को अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते हो तो आपको देखो कितना कन्वीनियंटली ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में वो लिखते आएगा। अगर मैं आपको कहता हूं कि देखो पी और क्यू आपके इसमें दो पॉइंट्स हैं जो लोकेटेड कैसे हैं, जो Z1 Z2 की मदद से यहां पर बनाए गए हैं, ठीक है ना। सो अगर मैं ऑलरेडी जानता हूं कि मुझे पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना, मुझे यहां पे पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है, तो हम यहां पे क्या सजेस्ट करते हैं कि हमने पी क्यू वेक्टर लिख लेना चाहिए और पी क्यू वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वही इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। वो जो एक कंप्लीट एरो है उसका हम क्या लिख सकते हैं, उसका हम यहां पर जो है मैग्नीट्यूड लेके डिस्टेंस लिख सकते हैं। सो पी क्यू वेक्टर अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये तो हम जानते हैं कि इट इज बेसिकली पोजिशन वेक्टर ऑफ हेड माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ टेल, राइट। सो इन दोनों के पोजिशन वेक्टर्स को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो आप कर जरूर सकते हो, आप यहां पे इसके अंदर आई कैप जे कैप का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर हम ऑलरेडी लैंग्वेज अपनी यहां पे डिसाइड कर चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो वी शुड नॉट बी फियरफुल। हमें जो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू है उसकी जगह लैंग्वेज चेंज करके Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये दोनों क्योंकि पिछले पेज पे हम यही डिस्कस कर रहे थे कि ये सेम है, और वैसे ही आपका जो पोजीशन वेक्टर Z1 P के लिए है उसको हम डायरेक्टली यहां पे पुट कर सकते हैं। तो जो पी क्यू वेक्टर आपका बन गया है ये Z2 माइनस Z1 ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर की लैंग्वेज में लिखा जा सकता है। और अगर मैं यहां पे अब मैग्नीट्यूड निकालता हूं, सो मैग्नीट्यूड सोचो यहां पर कितना अच्छा यहां पर कॉम्बिनेशन है कि मैग्नीट्यूड का सिंबल जो वेक्टर्स के केस में होता है और मॉडुलस का सिंबल जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में होता है वो सिंबल भी एक्चुअली आपका सेम है, ठीक है ना। इस तरह से हम दो डंडे जब लगाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर तो हम इसको बोलते हैं मॉडुलस, और जब हम यही दो डंडे लगा देते हैं वेक्टर्स के ऊपर तो हम उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, जो कि एक्चुअली सेम ही चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि एक्चुअली डिस्टेंस ही रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड पी क्यू वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वही तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की लैंग्वेज में Z2 माइनस Z1 Z1 माइनस Z2 इनके ऊपर अगर मॉड्यूलस अगर आपको लगा हुआ दिखाई देता है देन दिस रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। और अगर आप करके देखना चाहते हैं वाकई जो आपको यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला याद है वहां तक अगर पहुंचना चाहते हो, हालांकि यही हमारा फाइनल रिजल्ट है जिसको हम ऑलरेडी यहां पे अचीव कर चुके हैं, राइट, कि भाई आपका पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस कितना आना चाहिए, तो इतना आना चाहिए। लेकिन अगर आप यहां पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला जो थॉट है वहां तक अगर रीच करना चाहते हैं तो सिंपल सा काम करो, Z1 को आप यहां पे x1 प्लस आई y1 लिख लो एंड Z2 को आप x2 प्लस आई y2 लिख लो। इस वजह से जो आपका दोनों का सब्ट्रैक्शन यहां पे क्रिएट होगा उसके अंदर कितना आ जाएगा, उसके अंदर आ जाएगा x2 माइनस x1 एंड आई के साथ में आ जाएगा y2 माइनस y1। लेकिन हमें करना क्या है, हमें इस चीज का मैग्नीट्यूड निकालना है। सो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, मैग्नीट्यूड इन द सेंस मॉडुलस कैसे निकलता है, मॉडुलस निकलता है अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हो अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, है ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो देखो आपको क्या मिल रहा है, अंडर रूट के अंदर आपको यहां पर मिल रहा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज एग्जैक्टली द डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमें पता है, राइट। लेकिन ये जो हमने कन्वर्ट किया है इसकी वजह से जो डिस्टेंस फॉर्मूला अभी आपके सामने यहां पे लिखा हुआ है जिसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस है कि यस दिस इज अ डिस्टेंस फॉर्मूला, वो कौन सी लैंग्वेज में है, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की लैंग्वेज में है। तो आपने जब इस लैंग्वेज को कन्वर्ट किया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की लैंग्वेज में तो आपको वही वाला पुराना डिस्टेंस फॉर्मूला नजर आ रहा है। लेकिन कन्वर्ट नहीं करोगे तो भी इस लैंग्वेज में तो आपको इसको डिस्टेंस फॉर्मूला ही कहना पड़ेगा, राइट। सो कॉम्प्लेक्स नंबर के लैंग्वेज में ये जो आपका मॉडुलस का वैल्यू है व्हेन वी आर सब्ट्रैक्टिंग टू पोजीशन वेक्टर्स, ये उन दोनों पोजीशन वेक्टर्स के बीच के डिस्टेंस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आई कैन नॉट एम्फेसाइज दिस इनफ कि ये छोटी सी चीज कितनी ज्यादा आपको आगे चल के काम आने वाली है, ठीक है ना। सो चलिए हमने यहां पर अपना एक बेस क्रिएट किया है जहां पर हमने डिस्कस किया कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, है ना, पहली बात तो एज ए पॉइंट हम देख सकते हैं। एज ए पॉइंट अगर हम देख रहे हैं तो फिर एज ए पॉइंट मतलब हम पोजीशन वेक्टर की तरह भी देख सकते हैं। पोजीशन वेक्टर की तरह अगर हम यहां पर देख रहे हैं तो जहां पर भी वेक्टर्स का आपका यहां पे यूटिलाइजेशन है थॉट क्रिएट करने में, वहां पे हम वेक्टर्स के साथ में इनिशिएट करेंगे थॉट, लेकिन फिर आगे चल के लैंग्वेज चेंज कर देंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को वहां पर एज पोजीशन वेक्टर्स यूज करना स्टार्ट करेंगे, तो हमारे कुछ काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स यहां पर डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है।
चलिए, सो हम अब यहां पर डिस्कस कर सकते हैं आज का जो मेन हेडिंग है, विच इज बेसिकली ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ठीक है ना। अब देखो, ट्रायंगल इनइक्वालिटी ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है, एवरीबडी नोज व्हाट ट्रायंगल इनइक्वालिटी एक्चुअली मीन्स। हम अगर यहाँ पे ए के सामने वाले साइड लेंथ को स्मॉल ए से अगर रिप्रेजेंट करते हैं, बी के सामने वाले साइड को अगर मैं यहाँ पे स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करता हूं, एंड सी के सामने वाले साइड को अगर मैं स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करता हूं, सो आई नो कि अगर मैं किन्हीं भी दो साइड्स को ऐड करूंगा तो तीसरी साइड से बड़ा आएगा। ठीक है ना। कुछ यहां पर जो है हम इस तरह की इनइक्वालिटीज बोलते हैं कि आप लिख सकते हो कि आपके पास में यहां पे लेटर से a प्लस बी हो गया, तो दो साइड्स का सम तीसरी साइड के लेंथ से बड़ा होना चाहिए। लेकिन आप यहां पे a प्लस सी करना चाहते हो तो b से बड़ा हो जाएगा, एंड c प्लस b प्लस सी करना चाहते हो तो वो a से बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना। कोई सा भी कॉम्बिनेशन आप यहां पर बना सकते हो, कोई से भी दो साइड पिक करो, उनका एडिशन करो तो आपको तीसरी साइड से बड़ी वैल्यू डेफिनेटली मिलने वाली है। इसी का यहाँ पे जो दूसरा वर्जन होता है वो सब्ट्रैक्शन को लेकर क्रिएट होता है कि अगर मैं यहाँ पे कोई सी भी दो साइड्स उठाता हूं, उनका डिफरेंस लेता हूं, तो आपकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो तीसरे साइड से हमेशा छोटी वैल्यू निकल कर आने वाली है। मतलब अगर मैं ए और बी का डिफरेंस लेता हूं, आई डोंट नो कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है, इसलिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करके मॉडुलस लगा लेते हैं ताकि ये पॉजिटिव नंबर क्रिएट हो। लेकिन जो भी पॉजिटिव नंबर क्रिएट होगा वो पक्के से सी से छोटा होगा, ये हम जानते हैं। फिर आपका B और C का जो सब्ट्रैक्शन है वो डेफिनेटली A से छोटा होगा, एंड C और A का जो सब्ट्रैक्शन है वो डेफिनेटली B से छोटा होगा। इस तरह से ये जो आपके बेसिकली इनइक्वालिटीज लिखे हुए हैं ये भी ट्रायंगल इनइक्वालिटीज के अंदर ही काउंट होंगे। लेकिन ये कैसे हैं? ये ऐसे हैं कि हमने साइड लेंथ को ABC बोला हुआ है। अब हम लिखेंगे यही चीज, पढ़ेंगे यही चीज, लेकिन लैंग्वेज चेंज हो जाएगी और इस वजह से आपकी जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स में नजर आती है वो कुछ ऐसी नजर आती है। ठीक है ना। क्या है यहां पे कि Z1 प्लस Z2 का जो मॉड है, Z1 प्लस Z2 का जो मॉड है वो Z1 का मॉड प्लस Z2 के मॉड से छोटा होता है, एंड Z1 का मॉड माइनस Z2 के मॉड से बड़ा होता है। ठीक है ना। और वैसे हम यहां पे प्लस की जगह माइनस भी अगर कर देंगे तो भी सेम इनइक्वालिटी आपको मिलती है। नोटिस ये करो कि लेफ्ट हैंड साइड का क्वांटिटी वही है, राइट हैंड साइड का क्वांटिटी वही है, बीच में बस हमने यहां पर क्या किया है, प्लस की जगह माइनस कर दिया है। दैट इज द ओनली डिफरेंस इन द टू इनइक्वालिटीज। ठीक है ना। ये दोनों ही इनइक्वालिटीज आपकी क्या है, ट्रायंगल इनइक्वालिटीज हैं। ऑलराइट, बस इतना ही यहां पे इन दोनों में डिफरेंस है कि ऊपर प्लस का साइन है, नीचे माइनस का साइन है। ठीक है। नाउ वी कैन बेसिकली यूज ऑल द कॉन्सेप्ट जो अभी हमने यहां पे डिस्कस किए थे टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। तो हम यहां पे लेटर से इसको ओरिजिन मानते हैं, इसको P पॉइंट मानते हैं, इसको Q पॉइंट मानते हैं और इसको R पॉइंट मानते हैं। ठीक है ना। नाउ लैंग्वेज भी हम यहां पे इंट्रोड्यूस जो कर रहे हैं वो पोजिशन वेक्टर वाली करेंगे, लेकिन पोजिशन वेक्टर में हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 ही पोजिशन वेक्टर्स हैं आपके P और Q पॉइंट के। ठीक है ना। अब यहां पे आई कैप जे कैप लिखने का कोई सेंस नहीं है। आई कैप जे कैप हमने क्या किया है, आई कैप जे कैप हमने बेसिकली ऑलरेडी समझ लिया है कि यार वो इक्विवेलेंट है ना। आई कैप जे कैप के साथ में आप पोजीशन वेक्टर बताओ या रियल क्वांटिटी प्लस आई टाइम्स ऑफ इमेजिनरी क्वांटिटी, इस तरह से आप यहां पर अपना वैल्यू बताओ, बात एक ही होती है। ठीक है ना। सो अभी अगर मैं यहां पे समझना चाहता हूं कि व्हाट इज Z1 प्लस Z2, सो दिस तो इज वेरी क्लियर कि Z1 प्लस Z2 क्या होगा, आपका जो O से लेके R तक का वेक्टर है वही यहां पर क्वांटिटी आपका बेसिकली Z1 प्लस Z2 वेक्टर होने वाला है। अब अगर ये Z1 प्लस Z2 वेक्टर बन गया है, अगर ये Z1 प्लस Z2 वेक्टर बन गया है, तो अगर मैं इसका मॉडुलस ले लेता हूं तो वो इस वेक्टर का डिस्टेंस होगा फ्रॉम ओरिजिन। मतलब ये जो बीच वाली क्वांटिटी है, अब हम यहां पर समझ सकते हैं कि ये क्या है। ये जो बीच वाली क्वांटिटी है ये बेसिकली OR के लेंथ की बात चल रही। Z1 प्लस Z2 का जो मॉड है वो OR का लेंथ है, क्योंकि मॉडुलस लेने से क्या हो रहा है, मॉडुलस लेने से आपके डिस्टेंस की यहां पर जो है बात हो रही है। राइट। सो आप अगर समझना चाहते हैं तो Z1 प्लस Z2 इसका बेसिकली क्या है, लोकेशन है, पोजीशन वेक्टर है। उसमें से आपने क्या सब्ट्रैक्ट किया है, ओरिजिन सब्ट्रैक्ट किया है जो इसका पोजीशन वेक्टर है। सो दो वेक्टर्स के पोजीशन वेक्टर्स जो है उनको आपने यहां पर सब्ट्रैक्ट किया और फिर उसका मॉडुलस ले लिया, तो उनके बीच का डिस्टेंस बेसिकली आपको यहां पर मिल रहा है। राइट। या तो आप ऐसा समझ सकते हो या फिर आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि यार अगर मुझे लेटर से OP वेक्टर लिखना है तो डायरेक्टली ये Z1 वेक्टर ही है, तो इनका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो इस लेंथ का ही रिप्रेजेंटेशन है। तो हम जब यहां पर कहते हैं कि मॉडुलस रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, जो हमने यहां पे पिछली वीडियो में अपने मॉडुलस की डेफिनेशन समझी है, फर्स्ट वीडियो के अंदर बेसिक्स हमने कवर किए हैं, उसके अंदर हम यही तो बताते हैं कि मॉडुलस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। सो ओरिजिन ये रहा
आपका पॉइंट ये रहा, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो z1 का मैग्नीट्यूड ही आना चाहिए। या तो आप डायरेक्टली उस लॉजिक का, उस डेफिनेशन का इस्तेमाल करो, या फिर आप बोलो कि अभी अभी हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है, ये जो है इसका पोजीशन वेक्टर 0 है, इसका पोजीशन वेक्टर z1 है, दोनों के पोजीशन वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करके आपने मॉड लगा दिया है, मतलब ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस रिप्रेजेंटेशन होगा। वैसे ही आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को अगर लिखना चाहते हो जो O से लेके P तक का डिस्टेंस है, तो इसको आप z2 के मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट कर सकते हो। एंड क्योंकि आपके पास में यहाँ पे जो स्ट्रक्चर अभी यहाँ पर बना हुआ है, हमने क्योंकि अपना जो फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर है ना, वो डायगोनल के अलॉन्ग यहाँ पर प्रेजेंट किया है, OP और OQ का जो यहाँ पे एडिशन है हमने डायगोनल के अराउंड रिप्रेजेंट किया। इसका मतलब ये जो फिगर है ये आपका पैरेललोग्राम फिगर बना हुआ है। पैरेललोग्राम अगर बना हुआ है मतलब अपोजिट साइड्स आपके यहाँ पर बराबर होना चाहिए, मतलब यहाँ पे आप z2 के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट इस तरीके से कर सकते हो। फर्दर आप यहाँ पे पैरेललोग्राम का आइडिया नहीं यूज करना चाहते हैं, जो कि एक्चुअली ज्यादा आसान है यहाँ पे सोचना कि अपोजिट साइड के लेंथ आपके बराबर होंगे, तो डायरेक्टली यहाँ वाली वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये नहीं करना है तो आप फिर से क्या करेंगे, आप यहाँ पे PR वेक्टर लिखो। PR वेक्टर क्या हो जाएगा, हेड माइनस टेल, इसका पोजीशन वेक्टर माइनस इसका पोजीशन वेक्टर, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो z1 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा z2 और उसका मैग्नीट्यूड, है ना। तो z2 का मैग्नीट्यूड बेसिकली इस लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे भी आप यहां पर सोचेंगे आप ये कुछ वैल्यूज डेफिनेटली यहां पर मार्क कर सकते हैं। ये z1 का मैग्नीट्यूड है, z2 का मैग्नीट्यूड है, ये भी z2 का मैग्नीट्यूड है, और जो डायगोनल आपका यहां पर लिखा हुआ है z1 प्लस z2 के मैग्नीट्यूड के बराबर है। जैसे आप यहां पर ये चीज कंप्लीट करते हैं वैसे ही अब आपको यहां पर ध्यान जाना चाहिए ऑन द ट्राइंगल OPR। अगर आप ट्राइंगल OPR की बात करते हैं, ध्यान से देखना इस ट्राइंगल को, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि अच्छा ये z1 प्लस z2 का जो मॉड है, ये जो z1 प्लस z2 का मॉड है, ये किसी एक साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसी एक ट्राइंगल की साइड लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस ट्राइंगल की साइड लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो जो बाकी दोनों साइड लेंथ हैं जो कि z1 का मॉडुलस और z2 का मॉडुलस है, उनके एडिशन से तो छोटा ही होना चाहिए ना। यही तो है, हम इसी बात के ऊपर तो कॉन्फिडेंटली अभी चर्चा करके आए हैं कि हमें जो ट्राइंगल इनइक्वालिटी पता है सिंपल भाषा में, वो क्या कहती है कि दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। तो यहां पर भी एक्चुअली हो वही रहा है, दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा है, दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा है, लेकिन उसको जब लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के लैंग्वेज में तो इतना खराब सा एक्सप्रेशन हमें नजर आता है, ठीक है ना। और वैसे ही आप यहां पर अगर देखेंगे तो ये दो साइड्स का डिफरेंस है, तो आपके कोई से भी दो साइड्स का जो डिफरेंस है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके मॉड ले लो, तो वो तीसरी साइड के कंपैरिजन में तो छोटा ही आएगा। वही चीज यहां पर भी लिखी हुई, दो साइड्स का जो डिफरेंस है वो तीसरी साइड के कंपैरिजन में छोटा ही आने वाला है, राइट। दैट्स हाउ इजी इट इज टू बेसिकली रियलाइज, क्योंकि यहां पर केवल लैंग्वेज ही चेंज हुई है। अभी हम बोल तो वही रहे हैं कि दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा एंड दो साइड्स का डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा होगा, राइट। लेकिन वो दिख रहा है कुछ इस तरीके से, जहां पर इतना सारा कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई दे रहा है, इतना सारा मॉडुलस का साइन दिखाई दे रहा है, राइट। अब ऐसे ही आप यहां पर क्या कर सकते हैं, अपना ट्राइंगल स्विच कर सकते हैं और ट्राइंगल OPQ पे ट्रांसफर कर सकते हो अपना पूरा फोकस। OPQ पे अगर आपको फोकस करना है तो आप अभी थोड़ी देर के लिए क्या कर सकते हैं, यहां पे इसको ज्वाइन करके देख सकते हैं। अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, आपको यहां पे नीचे वाला ट्रायंगल अच्छे से नजर आएगा। और इस ट्रायंगल में फिर से आप यहां पे नोटिस करो कि मेरा जो PQ वेक्टर है वो मैं कैसे लिखूंगा, PQ वेक्टर में यहां पर कैसे लिखूंगा या QP वेक्टर कैसे लिखूंगा, जो भी आप यहां पे लिखना चाहते हैं, ठीक है ना। अगर आप लेट से QP वेक्टर लिखना चाहते हैं Q से लेके P तक, तो हो जाएगा आपका हेड माइनस टेल का मैग्नीट्यूड। हेड माइनस टेल करके आपको क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा QP वेक्टर। लेकिन अगर आप ये डिस्टेंस चाहते हैं, अगर आप ये डिस्टेंस चाहते हैं कि Q से लेके P तक का डिस्टेंस कितना है, तो आपको क्या करना होगा, ये जो हेड माइनस टेल करके आपने वेक्टर क्रिएट किया है उसका मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा। तो Z1 माइनस Z2 का जो मैग्नीट्यूड है ये दूसरे डायगोनल का लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है। Z1 प्लस Z2 का मैग्नीट्यूड अगर इस डायगोनल का लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो Z1 माइनस Z2 का मैग्नीट्यूड सेकेंड डायगोनल का लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है। Again, in this particular triangle, we know the three side lengths, Z1 का मॉड, Z2 का मॉड एंड Z1 माइनस Z2 का मॉड। तो फिर से आपकी कहानी वैसी ही है कि किन्हीं भी दो साइड्स का सम आपके थर्ड साइड से बड़ा आएगा और उन दोनों साइड्स का जो डिफरेंस है, उन दोनों साइड्स का जो डिफरेंस है वो थर्ड साइड से छोटा आने वाला है, ठीक है ना। यही आपका ट्रायंगल इनइक्वालिटी का यहां पे कॉन्सेप्ट है। समझ गए सारे बच्चे। तो ये वाला आइडिया आप अगर अच्छे तरीके से देखते हो तो आपको यहां पे थोड़ा सा पिछले लेक्चर का भी थॉट यहां पे रिकॉल होना चाहिए, जहां पर हमने बोला था कि Z1 प्लस Z2, जहां पर हमने बोला था कि Z1 प्लस Z2 का जो मॉड है वो बराबर नहीं होता है। बोला था कि नहीं बोला था, Z1 प्लस Z2 का मॉड जो है हम उसको स्प्लिट करके डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख सकते हैं,
हम ये काम कब कर सकते हैं? मल्टीप्लीकेशन में कर सकते हैं और डिवीजन में कर सकते हैं। Z1 इंटू Z2 का मॉड अगर निकालना है तो Z1 का मॉड अलग से, Z2 का मॉड अलग से निकाल के हम मल्टीप्लाई करेंगे तो चल जाता है। लेकिन इन जनरल इस तरह से हम इसको स्प्लिट नहीं करते हैं। इन जनरल अगर आप देखना चाहते हो क्या होता है तो वो ये होता है, इन जनरल ये वाला जो आपका वैल्यू निकल कर आता है ये लेस देन और इक्वल टू Z1 का मॉड प्लस Z2 का मॉड आता है। तो ऐसा नहीं है कि इक्वलिटी अलाउड ही नहीं है, इक्वलिटी आता है, समझे, इक्वलिटी आता है लेकिन हर बार नहीं आता है, इसलिए हम यहां पे इसको डायरेक्टली इक्वलिटी के जैसे याद कर नहीं सकते हैं, राइट। और वैसे ही आप यहां पे फिर से नोटिस करेंगे कि आपका जो Z1 माइनस Z2 का मॉड है वो भी किसके बराबर नहीं है? Z1 का मॉड माइनस Z2 के मॉड के बराबर नहीं है, ठीक है ना। इन जनरल हम इस तरह से इक्वलिटी नहीं लगा सकते हैं क्योंकि इनइक्वलिटी होने की भी चांसेस हैं, ये हमें ट्रायंगल इनइक्वलिटी से पता चलता है, राइट। सो स्प्लिटिंग इज नॉट अलाउड, स्प्लिटिंग लाइक दिस इज नॉट अलाउड, ठीक है, ऑलराइट। लेकिन अब ट्रायंगल इनइक्वलिटी में क्योंकि आपको ऑलरेडी इक्वलिटी भी लगा हुआ नजर आ रहा है तो इक्वलिटी कहां कहां एग्जिस्ट करता है ये एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये कभी भी नहीं हो सकता, ऐसा कोई नहीं बोल रहा है कि ये कभी भी नहीं हो सकता। इन जनरल ऐसा लिखना गलत है। इन जनरल आप अगर Z1 प्लस Z2 के मॉड को इक्वल बोल देते हो, Z1 का मॉड प्लस Z2 का मॉड, तो ये गलत है क्योंकि लेस देन होने के चांसेस हैं। लेकिन कभी कभी हो सकता है कि आपको इक्वलिटी मिले, जो ट्रायंगल इनइक्वलिटी भी आपको अलाउ कर रहा है, इक्वलिटी यहां पे लगी हुई है, जबकि यहां पे हमने ट्रायंगल इनइक्वलिटी में इक्वलिटी नहीं लगाई थी, क्योंकि यहां पे जो ट्रायंगल इनइक्वलिटी हम पढ़ते हैं वो लिटरली ट्रायंगल पहले बना रहे हैं, ट्रायंगल पहले बना रहे हैं और फिर इनइक्वलिटीज को लिख रहे हैं। तो क्योंकि यहां पे ट्रायंगल बन रहा है इसलिए इक्वलिटी आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अगर आप यहां पे परमिशन दे दो कि आप ट्रायंगल को कोलैप्स कर सकते हो, अगर आप ये परमिशन दे दो कि अच्छा ठीक है यहां पर भी ट्रायंगल आपने पहले नहीं बनाया है, कोई बात नहीं, अगर आप कुछ ऐसा कंडीशन क्रिएट कर रहे हो जिसमें ट्रायंगल ही कोलैप्स हो जाए, कैसे होगा कि आप इस पॉइंट को धीरे धीरे नीचे लाना स्टार्ट करो, इस पॉइंट को धीरे 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 नीचे लाना अगर स्टार्ट करोगे तो आप रियलाइज करोगे कि एक ऐसा लोकेशन आएगा जब ये जो ए पॉइंट है वो एक्जैक्टली BC के ऊपर आ जाएगा, और ये पॉइंट अगर नीचे आते थे एक्जैक्टली BC के ऊपर आ जाएगा, तो ये जो आपका लेंथ है ये C लेंथ कोलैप्स हो गया है इतने डिस्टेंस में, ये B लेंथ कोलैप्स हो गया है इतने डिस्टेंस में, सो B प्लस C एक्जैक्टली A के बराबर आ जाएगा, B प्लस C एक्जैक्टली A के बराबर आ जाएगा, राइट। यहां पर अगर आपको इक्वलिटी अलाउ करना है तो आपको बोलना पड़ेगा कि हमने ट्रायंगल पहले नहीं बनाया है, आप ट्रायंगल के साथ में ये सब कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन इस तरह से हम पढ़ते नहीं है, ज्योमेट्री में जब भी ट्रायंगल इनइक्वलिटी हम पढ़ते हैं तो हम ट्रायंगल पहले बनाते हैं एंड देन हम यहां पे इनइक्वलिटी के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर हमने केवल Z1 Z2 दो पॉइंट्स आपको दिए थे, हमने आपको केवल Z1 Z2 दो पॉइंट्स दिए थे, फिर हमने खुद से क्या किया है, Z1 प्लस Z2 वेक्टर क्रिएट किया है, Z1 माइनस Z2 वेक्टर क्रिएट किया है और वहां से ट्रायंगल बनाने की कोशिश करी है। अब क्योंकि ऐसा हो सकता है कि Z1 Z2 मैंने आपको ऐसे दिए हैं कि वो ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है, वो कब हो सकता है जब आपके पास में Z1 Z2 और ओरिजिन को लीनियर हो जाए तो आपका ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, राइट। और ट्रायंगल नहीं बना है तो सिनेरियो क्या बनेगा, इक्वलिटी का सिनेरियो बनेगा, उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो आपके इसमें जो आइडिया है इट इज समथिंग लाइक दिस कि ओरिजिन या तो आपके साथ में कोलिनियर डेफिनेटली है, लेकिन कोलिनियर होते हुए ओरिजिन या तो एक साइड में हो सकता है, जैसे कि अगर मैं यहां पे इस तरह से अपने दो वेक्टर्स अगर कंसीडर करता हूं तो दिस माइट बी द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज ओरिजिन, देन दिस might be let us say Q point and this might be our P point, ठीक है ना। तो आपका Z1 वेक्टर हो गया या आपका Z2 वेक्टर हो गया। तो Z1 Z2 वेक्टर अगर मैं आपको एकदम एक लाइन में ही दे देता हूं, ठीक है ना, तो आप क्या नोटिस करोगे, आप यहां पे नोटिस करोगे कि आपका जो बेसिकली दोनों का एडिशन है ना, इसको आप कैसे फोर्सेस की तरह देख सकते हो, क्योंकि फिजिक्स में आपने फोर्सेस बहुत बार इस्तेमाल किए हैं, ठीक है ना। आप ये सोचो कि आपके इसमें एक व्हाइट कलर का एरो वाला क्या है, यहां पे फोर्स है जो थोड़ा ज्यादा बड़ा है ना, दो लोग यहां पे किसी एक पॉइंट पे है ना, ऐसा सोच सकते हो कि फोर्स लगा के इसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। सो एक वो जो व्हाइट वाला फोर्स लगाने वाला पर्सन है वो थोड़ा सा स्ट्रांग है, वो ज्यादा फोर्स लगा पा रहा है, लेकिन उसी डायरेक्शन में एक और फोर्स लगा पा रहा है पर्सन जो थोड़ा कम है, लेकिन उसी सेम डायरेक्शन में बेसिकली फोर्स लग रहा है। तो अल्टीमेटली इस पॉइंट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसके लिए क्या मैं इन दोनों का एडिशन डायरेक्टली कर सकता हूं, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है इसलिए मैं इनका एडिशन डायरेक्टली कर सकता हूं, ठीक है ना। सो ऐसे सिनेरियो हम क्या बोलेंगे कि आप अपना जो आंसर है फोर्स का वो निकालने के लिए या तो दोनों वेक्टर्स को ऐड करो और फिर उनके मैग्नीट्यूड की बात करो कि यार कितना फोर्स लगा है ये बताओ,
क्योंकि दोनों को अगर मैं डायरेक्टली वेक्टर एडिशन भी पहले कर देता हूं तो क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो सीधे सीधे इनको एडिशन करते आ जाएगा, इनका कोई कॉम्पोनेंट ऐसा जो है वेस्ट नहीं होने वाला है, राइट। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि नहीं, आप यहां पर बोलना चाहते हो कि यार दोनों का मैग्नीट्यूड पहले निकाल लेते हैं और फिर उन चीजों को ऐड कर लेते हैं, तो भी आपका सेम आंसर आने वाला है, क्योंकि इसके अंदर पूरे पूरे कॉम्पोनेंट्स ही आपके ऐड हो गए हैं, राइट। सो Z1 प्लस Z2 का मॉड इक्वल हो सकता है, ऐसा नहीं कि हर बार ही नॉट इक्वल टू आएगा, लेकिन इक्वल टू लिखना नहीं चाहिए, ये हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो इक्वल टू कब लिख सकते हैं वो इसका मतलब पता होना चाहिए। तो इक्वल टू हम लिख सकते हैं जब बेसिकली आपके वेक्टर्स कैसे हो जाएंगे, कोलीनियर हो जाएंगे, ठीक है ना। दोनों वेक्टर्स अगर आपके कोलीनियर हो जाएंगे तो उस केस में हम ऐसा इक्वलिटी लिख सकते हैं, ऑलराइट। और कौन सा इक्वलिटी इस पॉइंट पे आप लिख सकते हो, एक और इक्वलिटी आप इस पॉइंट पे लिख सकते हो, विच इज बेसिकली Z1 माइनस Z2 का जो मॉड है वो किसके बराबर आएगा, Z1 का मॉड माइनस Z2 के मॉड के बराबर आएगा, ठीक है ना। ये वाला इक्वलिटी भी इसी सेम फिगर के साथ में आप एक्चुअली रियलाइज कर सकते हो, जो सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है, जो सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है ना। क्योंकि अगर सेम डायरेक्शन में जाने वाले आपके वेक्टर्स हैं, सेम डायरेक्शन में जाने वाले अगर आपके वेक्टर्स है, तो आप अगर उनको सबट्रैक्ट करवा रहे हो तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है उतना ही वेक्टर आपके यहां पे रिजल्टेंट बचेगा, ठीक है ना। तो वही सेम चीज यहां पर भी हो रही है, अगर आप उनका मैग्नीट्यूड पहले निकाल लेते हो और फिर सबट्रैक्शन करते हो तो भी इतना ही लेंथ अल्टीमेटली इस डायरेक्शन में लगने वाला है फोर्स आपका, उतना ही हमें बेसिकली मिलेगा, ऑलराइट। सेकंड पॉसिबल सिनेरियो इज कि आपका जो कोलिनियरिटी है वो तो अभी भी एग्जिस्ट करता है, बट इट इज समथिंग लाइक दिस कि एक आपका जो एरो है वो उस साइड जा रहा है और एक एरो आपका इस साइड आ रहा है, एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। ऐसा भी आपके यहां पे वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है, ठीक है ना। अभी भी आपके जो ये तीनों वेक्टर्स हैं ये कैसे आ जाएंगे, कोलिनियर आ जाएंगे। एक आपका लेटर से ओरिजिन बीच में है, P पॉइंट इस तरफ है जो Z1 से रिप्रेजेंटेड है, एक पॉइंट Q है जो Z2 से रिप्रेजेंटेड है, ठीक है ना। तो इस बार भी आप यहां पे इक्वलिटी कौन सी वाली देख सकते हैं, इस बार आप ये देख सकते हैं कि अगर मेरे पास में एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस हैं, राइट। सो अगर मैं लेटर से ग्रीन डायरेक्शन को यहां पर पॉजिटिव मानता हूं, है ना, सो अगर मैं यहां पर लिखता हूं Z1 एंड देन माइनस ऑफ Z2, तो क्या मैं इसको ऐसे विजुलाइज कर सकता हूं कि यार ये Z1 के साथ में आपने ऐड कर दिया है माइनस ऑफ Z2, मैथमेटिकली दोनों चीजें आपकी बराबर है। तो Z1 के साथ में अगर माइनस ऑफ Z2 आपने ऐड किया, माइनस ऑफ Z2 करने से क्या होगा, जो नेगेटिव डायरेक्शन है उसकी यहां पर जो है पलट के आपने एरो को, इसका मतलब ग्रीन एरो के अलोंग अलाइन कर दिया है। जो एरो पहले इस तरफ जा रहा था उसको आपने अब ग्रीन के अलोंग अलाइन कर दिया है, ठीक है ना। तो ऐसे वेक्टर्स को अगर आप ऐड करोगे तो ऑब्वियसली दोनों फोर्सेस क्योंकि आप सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो ये इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड निकाल के जो आप एडिशन करते हो उसी के बराबर आपको आंसर देगा, ठीक है ना। ये जो आपको आंसर मिलने वाला है इस सिनेरियो में, जो आपका प्रॉपर आपका यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकलेगा फोर्सेस का, है ना, वो किसके बराबर निकलेगा, जब आपने इंडिविजुअल फोर्सेस को कैलकुलेट करके ऐड कर दिया हो उसके ही बराबर निकलेगा, राइट। लेकिन इसी सिनेरियो में आप क्या कह सकते हैं कि आप अगर एडिशन करवा दोगे इनका तो इफेक्टिवली तो सब्ट्रैक्शन हो रहा है। आप अगर यहां पे Z1 प्लस Z2 करवा देते हो तो क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाले वेक्टर्स हैं, तो आइडियली क्या होगा, इन दोनों का जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे और ग्रीन एरो के डायरेक्शन में थोड़ा कम फोर्स अब आपको यहां पे रिजल्टेंट नजर आने वाला है, ठीक है ना। तो हुआ क्या है, यहां पे इफेक्टिवली सब्ट्रैक्शन हो गया है। तो Z1 का मॉड माइनस Z2 का मॉड इसके बराबर ही आंसर आपका आ गया है, राइट। सो ट्राइंगल इनइक्वालिटी हमने यहां पे दो पोर्शंस में लिखी है, जिसमें 4 जगह इक्वालिटी आपको नजर आ रही है, ठीक है ना। 2 इक्वालिटी इस फिगर से आप यहां पे रियलाइज कर सकते हो और 2 इक्वालिटी इस फिगर से आप रियलाइज कर सकते हो। एक बार फिर से देखने की कोशिश करें। एंड अगेन ये क्योंकि अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को वेक्टर्स की तरह सोचना स्टार्ट कर चुके हैं, तो बेस्ट होगा कि आपके लिए वेक्टर्स, क्योंकि यहां पे फोर्स वेक्टर काफी ज्यादा यूज्ड वेक्टर आपका होता है, तो अभी वेक्टर्स मतलब फोर्स की मदद से यहां पर इसको इमेजिन करने की कोशिश करोगे तो आप काफी जल्दी प्रैक्टिकली इसको फील कर पाओगे कि कब आपका इक्वलिटी एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है ना। अदरवाइज जो आपके यहाँ पे मैथमेटिकल थॉट है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि यार अगर ये चीज यहाँ पे कोलैप्स कर जाती है तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेंथ का एडिशन एग्जैक्टली थर्ड लेंथ के बराबर आ जाएगा। वैसा भी आप अगर सोचना चाहो तो इसको सोच सकते हो, ठीक है, डन। चलिए, सो दिस इज द कंप्लीट थ्योरी डिस्कशन फॉर ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी हम यहाँ पर जो है अब क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करते हैं, बट थोड़ी थोड़ी दिनों में यहाँ पर ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी लिखने की आदत रखना, ठीक है ना, क्योंकि
है तो फिर से वही बेस कॉन्सेप्ट जो हमें पहले से पता है। लैंग्वेज क्योंकि हमने अभी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की इंट्रोड्यूस करी है, तो उस लैंग्वेज के साथ में हमें कंफर्टेबल होना पड़ेगा। Z1 दिया है, Z2 दिया है ना, Z2 दिया नहीं, इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो Z2 का केवल मैग्नीट्यूड दिया है। Z1 पूरी तरह से मेरे पास में यहाँ पे अवेलेबल है, अगर मैं चाहता हूं तो इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकता हूं। Z1 का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा आपका 9 एंड 16। ये क्या है, Z1 का मैग्नीट्यूड, मतलब Z1 का मैग्नीट्यूड आपका 5 के बराबर है, ये हम गारंटी कर सकते हैं, राइट। ओके, तो Z1 का मैग्नीट्यूड हमारे पास में है, Z2 का मैग्नीट्यूड हमारे पास में है, और यहां पर बोला है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन Z1 माइनस 2Z2 का मॉड। नाउ दीज आर द परफेक्ट क्वेश्चंस जहां पर ट्रायंगल इनइक्वालिटी से आप एक बार में अपना आंसर निकाल सकते हो। सोचना कैसे है कि यार मेरे पास में अगर Z1 नाम का कोई एक वेक्टर है और 2 टाइम्स ऑफ Z2 नाम का भी कोई एक वेक्टर है, फर्क नहीं पड़ता ना कि यहां पर मैंने किस चीज को यहां पर वेक्टर बोला है, मैं 2Z2 को भी एक नया वेक्टर बोल ही सकता हूं, राइट। सो मेरे पास में दो वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर्स का यहां पे बीच में सब्ट्रैक्शन हुआ है और उसके ऊपर मॉड भी लगा हुआ है। सो दो वेक्टर्स हैं, उनके बीच में माइनस का साइन है और मॉड लगा हुआ है। दो वेक्टर्स हैं, उनके बीच में माइनस का साइन और मॉड लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये डेफिनेटली ये बाउंड्री वैल्यूज जो है इनके बीच वाली ही कोई ना कोई वैल्यू आने वाली है। ये सबसे छोटी वैल्यू है इस एक्सप्रेशन की और ये सबसे बड़ी वैल्यू है इस एक्सप्रेशन की, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके Z1 और Z2 के बीच में क्या एंगल आएगा। क्योंकि आप यहां पे जब Z1 माइनस Z2 डायरेक्टली कर रहे हो, Z1 माइनस Z2 अगर आप डायरेक्टली कर रहे हो तो डिपेंड करता है कि आपका यहां पे फाइनल आंसर क्या बनना चाहिए। फाइनल आंसर ऐसा भी बन सकता है, फाइनल आंसर आपका ऐसा भी बन सकता है, एंड एवरीथिंग इन बिटवीन इज ऑल्सो पॉसिबल। ये डिपेंड किस पे करता है कि आपने इसके बीच में एंगल कितना रखा है। दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करके ये वाली कंडीशन आएगी, दोनों एकदम ही अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करके ये वाली कंडीशन आएगी। लेकिन हम ऑब्वियसली कहीं के बीच में भी तो रह ही सकते हैं कि आपने 30 डिग्री का एंगल रख दिया इसके लिए, 60 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल, तो उसके हिसाब से आपके यहां पर जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसके अलग अलग आंसर्स आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। सो इसलिए हम यहां पे इसका जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताना चाहते हैं उसके लिए जो राइट हैंड साइड आपका निकल कर आएगा वो क्या हो जाएगा, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड का एडिशन, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का एडिशन, और जो मिनिमम वैल्यू इसकी निकल कर आएगी वो क्या हो जाएगी, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड का डिफरेंस। ये आपका बेसिकली मिनिमम वैल्यू होना चाहिए। और क्योंकि हम दोनों के ही क्या जानते हैं, दोनों के ही हम यहां पर अपने मैग्नीट्यूड के वैल्यूज जानते हैं, इसलिए यहां पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। हम यहां पर जानते हैं कि यार ये जो आपका वैल्यू है Z1 का मैग्नीट्यूड वो 5 के बराबर है। अच्छा, और 2 को तो हम बाहर निकाल ही सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ Z2 का मैग्नीट्यूड जो आपको यहाँ पे 7 के बराबर दिया हुआ है, मतलब कितना हो जाएगा 5, 14 एंड यहाँ पे हो जाएगा 19। मतलब बड़ी से बड़ी वैल्यू आपने यहाँ पे अगर इमेजिन करनी है तो दैट कैन बी 19 फॉर दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन। एंड अगर मिनिमम से मिनिमम वैल्यू अगर मैं देखना चाहता हूं तो यहाँ पर मेरे पास में फिर से 5 एंड माइनस 14, मतलब यहाँ पे आपके इसमें कितना आ सकता है, मिनिमम वैल्यू 9 आ सकता है, ठीक है ना। So this expression can be somewhere in between 9 and 19, right? So यही इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का काउंट आना चाहिए, ठीक है ना। ये हो गया मिनिमम वैल्यू और ये हो गया आपका मैक्सिमम वैल्यू, राइट। चलिए एक और सवाल करते हैं, है ना। इस तरह के सवाल तो काफी इजी है यहाँ पे अटेम्प्ट करना। आपको z का मैग्नीट्यूड यहाँ पर दे रखा है कि लेस देन और इक्वल टू 4 है, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू इस एक्सप्रेशन के निकाल कर बताना है जिसके अंदर आपको iz प्लस 3 माइनस 4i जैसा क्वांटिटी नजर आ रहा है, ठीक है ना। सो इस क्वेश्चन में हम क्या बोल सकते हैं कि यार देखो हमारे पास में फिर से ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाने का यहाँ पर स्कोप है। मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं निकालना चाहता हूं तो राइट हैंड साइड वाला जो क्वांटिटी होता है वो मैक्सिमम होता है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी पूरी क्यों लिखूं इस बार, क्योंकि मिनिमम इन्होंने पूछा नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड का जो इनइक्वालिटी है वो नहीं लिखेंगे तो चलेगा। राइट हैंड साइड का इनइक्वालिटी लेकिन मैंने यहां पर लिखना चाहिए जहां पर मैं देख सकता हूं कि iz नाम का एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड देन 3 माइनस 4i नाम का दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करके अगर मॉडुलस कोई भी आपको देता है तो आप ये गारंटी कर सकते हो कि इसका जो वैल्यू है लेस देन और इक्वल टू पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड एंड देन दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड, इस तरह से लिखा जा सकता है, राइट। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे देखो i का मैग्नीट्यूड अलग से एंड z का मैग्नीट्यूड अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके 5 आएगा अंडर रूट के अंदर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, राइट। और i का मैग्नीट्यूड तो आपका 1 ही होता है, i का मैग्नीट्यूड क्योंकि आपका 1 होता है इसलिए यहां पर z का मैग्नीट्यूड बचेगा। लेकिन z का मैग्नीट्यूड आप मैक्स टू मैक्स कितना ले सकते हैं, z का मैग्नीट्यूड के ऊपर भी आपको इनइक्वालिटी देख रखी है, इन्होंने यहां पर कोई एक फिक्स्ड वैल्यू z के बारे में नहीं बताई है। लेकिन मैक्स टू मैक्स अगर आप इसकी वैल्यू कुछ करना चाहते हैं तो 4 कर सकते हैं, उससे बड़ी वैल्यू तो नहीं कर पाओगे, राइट। सो अगर मैं यहां पे 4 ही रिप्लेस कर देता हूं तो मेरे पास यहां पे बनेगा 9 एंड दैट विल बी द
फॉर श्योर कंडीशन कि आपका ये जो कॉम्बिनेशन है ये 9 से तो देखो छोटा ही होना चाहिए। आपका ये जो कॉम्बिनेशन है 9 से तो डेफिनेटली छोटा ही होना चाहिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे है ना राइट हैंड साइड में ग्रेटर देन वाली क्वांटिटी लिखी हुई है, लेकिन क्या है यहाँ पे थोड़ा इक्वलिटी भी है, ठीक है ना। अब हम क्या चाह रहे हैं कि यार यहाँ पे जो क्वांटिटी हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो भी अपनी मैक्स टू मैक्स यहाँ पर जो है वैल्यू दिखा दे। सो अगर ये मैक्स टू मैक्स वैल्यू अपने यहाँ पर दिखा देता है तब जो यहाँ पर क्वांटिटी बनेगा वो तो सच में बड़ा ही होगा इस क्वांटिटी के कंपैरिजन में, ठीक है ना। सो मैक्स टू मैक्स क्वांटिटी अगर आप यहाँ पे निकालना चाहते हैं तो यू जस्ट रिप्लेस दिस विथ 4 एंड ओवरऑल आपका यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 9 के बराबर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सो लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल करके 9 यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में आपका आंसर बन जाएगा। सिंपल है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या है, आपको अगर दिखना स्टार्ट हो जाती है तो इस तरह के सवाल जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी से सॉल्व होने के लिए बने हैं वो आप काफी ओरली है ना और इजीली कर पाओगे। ऑलराइट, देखते हैं और एक सवाल। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर दिया है कि z - 2/z का जो मॉडुलस है वो 1 के बराबर है। अब आपको रेंज निकालनी है मॉड z की। वो अगर a से लेके b के बीच में इस तरह का आंसर आपका निकलेगा तो a + b का वैल्यू हमसे पूछा है। ये थोड़ा बेटर सवाल है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी का ही सवाल है, लेकिन यहां पर आप देखो कि आप क्या बेसिकली महसूस करोगे कि मेरे पास में फिर से 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो हैं। देखो यार, आपके पास में z अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आप एग्री करते हो तो यार 2/z कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, लेकिन होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही, होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही, ठीक है ना। सो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डिफरेंस यहां पर आपको दिया हुआ है। सो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो डिफरेंस होता है वो किस इंटरवल में लाई करता है, दोनों के मैग्नीट्यूड्स को आप इंडिविजुअली ऐड कर लो या फिर दोनों के मैग्नीट्यूड्स को इंडिविजुअली कैलकुलेट करके उनका डिफरेंस यहां पे लिख लो। इन दोनों वैल्यूज के बीच में कहीं ना कहीं आपका ये आंसर लाई करना चाहिए। लेकिन अब इस क्वेश्चन में ये जो बीच वाला क्वांटिटी है एग्जैक्टली उसका वैल्यू दिया हुआ है कि ये 1 के बराबर है। समझे क्या, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये वैल्यू आपका एग्जैक्टली 1 के बराबर, तो मैं 1 यहां पे रिप्लेस करूंगा कि नहीं करूंगा। 1 अगर मैं यहां पे रिप्लेस कर देता हूं तो मेरे पास में लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है z का मॉड, जिसको मैं थोड़ी देर के लिए r से रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, और यहां पे भी z का मॉड आएगा नीचे, जिसको मैं फिर से r से रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। सो मॉड z जो हम यहां पे निकालना चाहते हैं, रेंज ऑफ z, उसमें जो z है इसको भी थोड़ी देर के लिए मैंने यहां पे मॉड z को r इस्तेमाल करने का सोचा है। मॉडुलस को हम वैसे भी r से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्या है यहां पे बार बार आपको क्या नहीं लिखना पड़ेगा, मॉडुलस सिंबल बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। सो यहां पे आपका फिर से कितना आ जाएगा, r - 2/r और उसका मैग्नीट्यूड, राइट। सो हमारे पास में 2 इनइक्वालिटीज हैं, इनफैक्ट हमारे पास में 3 इनइक्वालिटीज है, ऐसा भी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि यहां पे आपके इसमें जो मॉडुलस इनइक्वालिटी वो भी अपने आप में 2 में स्प्लिट होने वाली है, और फिर ये भी आपके इसमें एक इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। सो हमें क्या करना है, हमें अब इन इनइक्वालिटीज को अच्छी तरीके से बस सॉल्व करना है, ठीक है ना। आप यहां पे भी क्या करो, यहां पे भी 1 अच्छे से लिख लो, ठीक है। सो आपका जो बेसिकली इनइक्वालिटी का यहाँ पे सॉल्यूशन है वो कैसे निकलेगा, पहले अगर मैं इन इनइक्वालिटीज के बारे में यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। सो मुझे क्या मिलने वाला है, केस 1 हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। केस 1 हम सॉल्व कर सकते हैं कि आपका r - 2/r का जो मॉडुलस है दैट इज लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब आपका जो r - 2/r है दैट हैज टू लाई बिटवीन -1 एंड 1। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि क्या मैं r से मल्टीप्लाई कर दूं थ्रू आउट, आइडियली नहीं करना चाहिए, लेकिन यहां पे कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि r हम जानते हैं कि मॉडुलस का वैल्यू, और मॉडुलस का वैल्यू हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। दैट्स व्हाई हियर आई कैन मल्टीप्लाई विद r थ्रू आउट, है ना। हर बार नहीं कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज सिंस r इज पॉजिटिव। ऐसा यहां पे लिख लेंगे, r पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां पे -r आएगा, यहां पे आपका r² आएगा, यहां पे -2 आएगा, और यहां पे आपका r आएगा, ठीक है ना। सिंस r इज ग्रेटर देन 0, है ना, ये हम जानते हैं, इसलिए ऐसा इनइक्वालिटी लिखा तो गलत नहीं है। डन है क्या। अच्छा, अगर ऐसा हम यहां पे अभी कंक्लूड कर रहे हैं तो सुनो, आपको यहां पर क्या करना है, अब फिर से लेफ्ट हैंड साइड वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए आप पहले यहां पे पिक करो जो हम यहां पे केस 2 का पार्ट 1 बना सकते हैं, ठीक है ना। केस 1 का पार्ट 1 बना सकते हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो r अगर आपका उस तरफ भेजोगे तो कितना बनेगा आपका, ये बनेगा r² + r - 2 इज ग्रेटर देन लेस देन, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखो जरा ध्यान से, इसको अगर मैं उस तरफ भेजता हूं तो मैं सारी चीजें ग्रेटर देन वाली साइड, इसका मतलब पुश कर रहा हूं। तो r² + r - 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रहा है, जिसको फैक्टराइज करके आप यहाँ पे r + 2 × r - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब आप यहाँ पे वेवी कर अगर अप्लाई करोगे सो आपके इसमें जो पॉइंट्स आएंगे -2 एंड 1, r आपका क्या होना चाहिए, r आपका बेसिकली या तो 1 से आगे होना चाहिए या फिर -2 से पीछे होना चाहिए। अब r क्योंकि आपका पॉजिटिव है
तो देखो नेगेटिव क्वांटिटी तो आपकी हो नहीं सकती। ये आपको कहां जाने के लिए इसका मतलब कह रहा है, ये फॉर श्योर आपको 1 के आगे जाने के लिए कह रहा है, ठीक है ना। ये वाला केस आप बेसिकली इंक्लूड करोगे जब भी डिस्कशन आप कंप्लीटली करना चाहोगे तब। अभी लेकिन हम क्या करते हैं, जो केस 1 चल रहा है उसी के पार्ट 2 पे चलते हैं। जो केस 1 चल रहा है उसी के पार्ट 2 पे चलते हैं, ठीक है ना। पार्ट 2 क्या होगा कि मैं इस तरफ वाले इनइक्वालिटी सॉल्व करना चाहता हूं। पार्ट 2 में हम इस तरफ वाले इनइक्वालिटी सॉल्व करना चाहते हैं, तो आर आपका लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, मतलब आप यहां पे सारी चीजें लेस देन वाली साइड में पुश कर रहे हैं, राइट। यहां पे आप अगर फैक्टराइजेशन देखते हैं तो आपको यहां पे r-2 इंटू r+1 लेस देन और इक्वल टू 0 मिलेगा, जहां पे आप अगर फिर से बनाते हैं अपना वेवी कर्व का स्ट्रक्चर, सो यहां पर आपके जो क्रिटिकल पॉइंट्स है -1 एंड 2 के बराबर आएंगे, तो प्लस माइनस प्लस करके आपको इस बार नेगेटिव सेक्शन सिलेक्ट करना है, मतलब 1 से लेकर 2 के बीच की वैल्यू आप इस बार सिलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना। -1 एंड 2 के बीच की वैल्यू हम सिलेक्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन अगेन आपका जो r का वैल्यू है तो पॉजिटिव है, मतलब यहां से अगर आप यहां पे कुछ कंक्लूड करना चाहते हो तो कौन सा रीजन कंक्लूड करोगे, 0 से लेकर 2 वाला रीजन कंक्लूड करोगे। लेकिन आपको P1 P2 ये जो मिल रहे हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन जो मिल रहा है वही आपका फाइनल आंसर होगा, क्योंकि मुझे ये भी चाहिए कि -r से बड़ा होना चाहिए था ये और r से छोटा होना चाहिए था, तो इस तरफ वाली इनइक्वालिटी भी ट्रू होना चाहिए एंड एट द सेम टाइम इस तरफ वाली इनइक्वालिटी भी आपकी ट्रू होना चाहिए। तो इन दोनों चीजों का जो इंटरसेक्शन है वो आपका फाइनल आंसर आएगा। इन दोनों चीजों का जो इंटरसेक्शन है वो फाइनल आंसर आएगा, इन द सेंस कौन सा आंसर आएगा, वो केस 1 का फाइनल आंसर आएगा भाई, ठीक है ना। तो आपको यहां पे P1 इंटरसेक्शन P2 अगर मैं करता हूं, सो मेरे पास में यहां पे जो वैल्यू क्रिएट होती है वो कितनी है, 1 से लेकर 2 आपकी वैल्यू क्रिएट होगी। देखो ये बोल रहा है 0 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं होना चाहिए, ये बोल रहा है 1 से बड़ा होना चाहिए, राइट। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 1 से लेकर 2 के बीच का आपका यहां पे इंटरसेक्शन क्रिएट हो रहा है। अब अगर मैं यहां पे केस 2 की बात करता हूं, तो केस 2 बेसिकली आपका क्या बनेगा, केस 2 क्या बनना चाहिए, केस 2 आपका आएगा इस साइड से, जिसको अभी तक हमने हाथ नहीं लगाया है, ठीक है ना। सो केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में हमारे पास में बन रहा है बेसिकली 1 लेस देन और इक्वल टू r+2/r, राइट। सो अगेन हम यहां पे यही काम करते हैं, r मल्टीप्लाई कर लेते हैं थ्रू आउट, सो r लेस देन और इक्वल टू r² + 2 आएगा, राइट। एंड ये क्यों कर पा रहे हैं, सिंस r इज पॉजिटिव है ना, ये हम जानते हैं। सो आपको r को अगर उस तरफ भेजना है तो r² - r+2 कैसा आ जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा। एंड यहां अगर आप नोटिस करते हैं तो ये क्वांटिटी कैसा है आपका, ये क्वांटिटी आपका ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक है ना। ऑलवेज पॉजिटिव क्या है, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर आप यहां पे कैलकुलेट करोगे, सो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b² - 4ac, b² का वैल्यू आपका 1 है, -4ac का वैल्यू आपका 8 है, मतलब ये आपका नेगेटिव क्वांटिटी आ रहा है, मतलब आपका जो ये क्वांटिटी है क्वाड्रेटिक वो कैसा होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि अपवर्ड फेसिंग तो है ही और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, मतलब इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव है, ऐसा यहां से हम कंक्लूड कर पा रहे हैं। डी क्योंकि आपका लेस देन 0 है और ए आपका ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना। सो ऑलवेज पॉजिटिव, और ऑलवेज पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, बहुत ही बढ़िया बात है, हमें यही चाहिए था कि ऑलवेज पॉजिटिव वाला सेक्शन आपको यहां पे क्रिएट करके बताना है। सो वो आपका कब निकला है, वो आपका सभी समय, मतलब ये तो आपका राइट हैंड साइड वाला इनइक्वालिटी जो है ये तो हमेशा ही आपका ट्रू होगा, इसके अंदर कोई हमें दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि हमें ओवरऑल दोनों इनइक्वालिटीज को यहां पर जो है ट्रू करना है, सो दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो आपका यहां पर फाइनल आंसर निकल कर आएगा। सो ऑब्वियसली फाइनल आंसर आपका क्या निकलेगा, 1 से लेकर 2। राइट हैंड साइड का इनइक्वालिटी बोल रहा है कि कुछ भी r डाल दो फर्क नहीं पड़ता, ये बोला कि नहीं नहीं 1 से लेकर 2 तक ही होना चाहिए, तभी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के लिए रिस्ट्रिक्शन आपकी यहाँ पे ट्रू हो पाएगी। तो ओवरऑल आपका जो इंटरसेक्शन आ रहा है वो 1 से लेकर 2 आ रहा है, इसका मतलब ए और बी के वैल्यूज आपके यहाँ पे 1 और 2 है, इसका मतलब a+b का वैल्यू आपका इसका मतलब 3 के बराबर होना चाहिए, जो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, ठीक है ना। सो दैट्स हाउ वी कंप्लीटली आंसर दिस क्वेश्चन। देयरफॉर आपका जो a, b है ना, वो किसके बराबर आ गया है, 1, 2 के बराबर आ गया है। सो a+b का वैल्यू आपका 3 आ गया है, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, ठीक है। सो ये आपके कुछ सवाल हैं, है ना, जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस होते हैं, अच्छे हैं सवाल, है ना, लेकिन इजी है इसलिए क्योंकि ट्रायंगल इनइक्वालिटी एक बार अगर आप समझ जाते हो और उसको लिखने में आपका कंफर्ट आ जाता है, ठीक है ना, देन आगे केवल कैलकुलेशंस ही है, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि यार आगे जाके भी कहीं हमें सोचनी पड़ रही है चीजें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। वंस यू हैव रिटन दिस,
सो आपको बस जल्दी से इसको अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है ना, कि यार ये मैंने मॉडुलस इनइक्वालिटी बनाई है, मॉडुलस इनइक्वालिटी में दो सेक्शंस आ रहे हैं तो दो पार्ट बना लिए, दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो केस 1 का आंसर है। केस 2 के लिए भी हमने यहाँ पे सॉल्व किया, इसके अंदर तो ऑलवेज पॉजिटिव निकल कर आ रहा है। इन दोनों केसेस का जो इंटरसेक्शन है वो आपका फाइनल आंसर बनना चाहिए। तो हमारा 1 से लेकर 2 यहाँ पे इस तरह से आंसर निकला है, ठीक है ना। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू अवर सेकंड सेक्शन ऑफ दिस वीडियो विच इज रोटेशन थ्योरम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया। रोटेशन थ्योरम भी यहां पर पहले हम समझते हैं एंड देन क्वेश्चंस तो आपको यहां पे ऑब्वियसली काफी अच्छी तरीके से यहां पे सॉल्व करते आएंगे ही। वंस यू ग्रैब द कॉन्सेप्ट तो क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा दिक्कत एक्चुअली नहीं आती है, ठीक है ना। एंड रोटेशन थ्योरम जो है उसके अंदर जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन है दैट हैज टू बी यूलर फॉर्मेट, ठीक है ना। आर इंटू ई की पावर आई थीटा वन ऑफ द बेस्ट आइडियाज है ना टू अंडरस्टैंड रोटेशन थ्योरम, राइट। कहना क्या चाहते हैं, आपके पास में यहाँ पे अभी कुछ तो ज्योमेट्री बनी हुई है, आपको यहाँ एक सर्कल नजर आ रहा है, एक सर्कल नजर आ रहा है, सेंटर उसका ओरिजिन पे है, ये नजर आ रहा है, ठीक है ना। क्या क्या नजर आ रहा है आपको ऑलरेडी मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, इसके ऊपर दो पॉइंट्स हमने ले रखे हैं, है ना, पी एंड क्यू, और उनके रेडियस जो है ना, उनको भी हमने प्लॉट करके रखा है कि यार ओरिजिन से मैंने यहाँ पर क्या किया है, अपने सर्कमफ्रेंस के ऊपर लाई करने वाले पॉइंट को ज्वाइन कर दिया है। इस पॉइंट को अगर मैं Z1 कहता हूं, इस पॉइंट को अगर मैं Z2 कहता हूं, देन डेफिनेटली वी कैन से कि हमने बेसिकली OP को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है, वेक्टर बोलना स्टार्ट कर दो आप इसको, है ना, उसका पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ है। और वैसे ही OQ जो पोजीशन वेक्टर है उसको हमने Z2 के नाम से यहां पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है ना, ऐसा हम यहां पे बोल सकते हैं। अच्छा, और ये दोनों ही पॉइंट्स क्योंकि सर्कमफ्रेंस के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो अगर मैं अभी के लिए इसका रेडियस r के बराबर मानता हूं तो मैं ये जानता हूं कि मेरे पास Z1 और Z2 दोनों का ही जो मैग्नीट्यूड है वो r के बराबर आने वाला है, ठीक है ना। अच्छी बात है। अलॉन्ग विद दैट अगर मैं फर्दर ये चीज इंट्रोड्यूस करता हूं कि जो Z1 यहां पर एंगल बना रहा है, Z1 वेक्टर मतलब OP वेक्टर जो यहां पर एंगल बना रहा है विद एक्स एक्सिस, उसकी वैल्यू अगर θ1 के बराबर में ले लेता हूं, θ1 के बराबर, ठीक है ना। सो इन यूलर फॉर्मेट आई कैन राइट द Z1 वेक्टर प्रीटी इजीली नाउ। Z1 वेक्टर जो मैं यहां पे लिख सकता हूं वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा r e की पावर i θ1, ऐसा हो जाएगा। Z1 हो जाएगा r e की पावर i θ1। ऐसे होता है कि नहीं होता है, आपका एंगल कितना है एक्स एक्सिस के साथ में और आपका डिस्टेंस कितना है ओरिजिन से, यही दो वैल्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब सोचो कि अगर मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं एक और एंगल जो इन दोनों वेक्टर्स के बीच वाला एंगल है ना, लेट अस मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं इनके बीच में थीटा एंगल, नॉट θ2 जस्ट थीटा एंगल, ठीक है ना। अगर मैं इसको थीटा से रिप्रेजेंट कर देता हूं तो अब आप यहां पर क्या नोटिस कर सकते हैं कि जो OQ वेक्टर है, जो आपका OQ वेक्टर है वो ओवरऑल एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है, θ1 प्लस थीटा, थीटा इज द बीच वाला एंगल, राइट। सो अगेन मेरा तो काम हो गया ना, मुझे Z2 वेक्टर अगर लिखना है, मुझे Z2 की वैल्यू अगर लिखना है यूलर फॉर्मेट में, तो वो r इंटू ई की पावर आई थीटा होता है। सो r इंटू ई की पावर आई इस बार क्या है, बेसिकली ओवरऑल एंगल अगर आप देखते हो, सो θ1 प्लस थीटा के बराबर हमने यहां पर वैल्यू ज्योमेट्रिकली देख ली। तो हम बेसिकली दोनों ही चीजों को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं यूलर फॉर्मेट में। लेकिन अब क्योंकि यहां पर अल्टीमेटली है तो ई का पावर ही, तो हम यहां पे जो एक्सपोनेंट के प्रॉपर्टीज है वो अप्लाई कर सकते हैं और यहां पे इनको स्प्लिट कर सकते हैं। ये सुनो, Z2 अगर मैं यहां पे लिखना चाहता हूं तो इसको r e की पावर i θ1 इंटू ई की पावर i थीटा ऐसा लिख सकता हूं। एंड इंटरेस्टिंगली ये जो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है आपको यहां पे नजर आ रहा है, मतलब आप रिप्लेस कर सकते हो इस प्लेस में Z1, और यही है आपका रोटेशन थ्योरम। यही है आपका रोटेशन थ्योरम कि आप अगर किसी एक गिवन वेक्टर को, अगर आप किसी एक गिवन वेक्टर को, आपका वेक्टर कौन सा है यहां पे Z1 वेक्टर, अगर थीटा एंगल से रोटेट करवाना चाहते हो, अगर आप किसी एक गिवन वेक्टर को थीटा एंगल से रोटेट करवाना चाहते हो और नए पोजीशन पे जो आपका वेक्टर आएगा उसको आइडेंटिफाई करना चाहते हो, तो रोटेट करके जो आपका नया वेक्टर बनेगा उसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, उस ओरिजिनल वेक्टर में ई की पावर आई थीटा मल्टीप्लाई करवा देना है। मतलब ई की पावर आई थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशन। इसको आप रोटेशन फैक्टर बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो आप इसको, रोटेशन फैक्टर। फैक्टर क्यों, क्योंकि आपने यहां पर मल्टीप्लाई किया है और इसका काम क्या है, रोटेशन करवाना इसका काम है। जिस भी वेक्टर में ये मल्टीप्लाई होगा उसको रोटेट कर देगा थीटा एंगल से इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये भी ध्यान रखो कि आपका यहां पे जो एंगल है वो कैसा यहां पर जो है रोटेशन का निकल कर आता है,
एंटी क्लॉकवाइज निकल कर आता है, ठीक है ना। रोटेट बाय एंगल थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये वैसे बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि आपका जो पॉजिटिव डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही होता है। जो आपका पॉजिटिव डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही होता है, ठीक है ना। मतलब अगर आप e की पावर माइनस आई थीटा कर देते हो, जहां पे थीटा की जगह आपने माइनस थीटा कर दिया है, तो ये बेसिकली माइनस थीटा से रोटेशन करवा देगा। जो अगर आप समझना चाहते हैं तो इसी इक्वेशन में मैं आपको समझा सकता हूं। हम क्या बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं कि क्या किया हमने यहां पे, हमने बेसिकली इस इक्वेशन को ना e की पावर आई थीटा से डिवाइड कर दिया। अगर मैं इस इक्वेशन को e की पावर आई थीटा से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? z2 e की पावर माइनस आई थीटा इज इक्वल टू z1, ऐसा मिलेगा, राइट। सो ये भी रोटेशन ही करवा रहा है इस बार, लेकिन किसका रोटेशन हो रहा है? z2 का रोटेशन हो रहा है। और कितने एंगल से हो रहा है? थीटा एंगल से हो रहा है, लेकिन माइनस साइन के साथ में हो रहा है। सो थीटा एंगल से रोटेट तो हो रहा है, लेकिन इस बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, क्योंकि आपका जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल का मेजरमेंट है वही नेगेटिव डायरेक्शन मानी जाती है कन्वेंशनली, राइट। सो आप ये बोल सकते हो कि आप z2 वेक्टर को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो थीटा एंगल से टू रीच योर z1 वेक्टर। z2 वेक्टर को आप थीटा एंगल से क्लॉकवाइज, माइनस साइन मतलब क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो टू गेट टू द वेक्टर z1, या फिर आप ये कह सकते हो कि z1 को आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो थीटा एंगल से टू गेट टू द वैल्यू z2। ये आपका क्या है? रोटेशन थ्योरम है। क्योंकि कहीं ना कहीं जरूरत पड़ सकती है ना यार, मैं यहाँ पे जो है रोटेट करके उस पॉइंट तक जाना चाहता हूं, तो उसकी वैल्यू निकालने की जरूरत डायरेक्टली पड़ सकती है, एंड ये e की बार आई थीटा बेसिकली उस चीज में हमें हेल्प कर रहा है, ठीक है। ये सबसे बेस आइडिया है यहाँ पे हमारे रोटेशन थ्योरम का, जहां पर हम e की बार आई थीटा का यहाँ पर प्रॉपर्टी समझते हैं, विच इज बेसिकली कि ये चीज आपको रोटेट करने में हेल्प कर रही है, ठीक है ना। लेकिन इसी का इंप्रूव्ड वर्जन ये भी हो सकता है कि वी आर नॉट जस्ट रोटेटिंग बट वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो यहां पर आप नोटिस कर सकते हो कि हमने क्या चेंज किया है, हमने यहां पर बेसिकली क्यू को थोड़ा दूर लिया है आर के कंपैरिजन में, ठीक है ना। सो यहां पर भी आपने सोचना ऐसे ही है कि e की पावर आई थीटा हमें कैसे हेल्प कर सकता है। अगर आप इस पॉइंट पे सोचते हैं कि यार फिर से वही कुछ अपना यहां पर जो है स्टार्टिंग पॉइंट क्रिएट करते हैं कि यार ये आपका आर लेंथ है, ये एंगल आपका θ1 है, और जो आपका बीच वाला एंगल है वो थीटा के बराबर है ना। जो बीच वाला एंगल है वो आपका थीटा के बराबर है। इतना अगर आप यहां पे इस क्वेश्चन में भी मानते हैं, सो डिफरेंस बस क्या होगा? डिफरेंस बस ये होगा कि आप ये बोलो कि मैं अगर e की पावर आई थीटा इसके अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, किसके अंदर? z1 के अंदर, तो मैं गारंटी से ये तो बता सकता हूं कि मेरा डायरेक्शन कौन सा आ चुका है। जो z2 वेक्टर का डायरेक्शन है वो तो देखो आ चुका है। अगर मैं e की पावर आई थीटा मल्टीप्लाई करूंगा तो इस वेक्टर को आप, इसका मतलब क्या कर रहे हो? इस वेक्टर को आप रोटेट कर रहे हो, ठीक है। इस वेक्टर को आप रोटेट कर रहे हो थीटा से, ये e की पावर आई थीटा मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हो, ठीक है ना। सो अगर आप यहां पे ये क्वांटिटी लिखते हो, z1 को e की पावर आई थीटा से मल्टीप्लाई किया, तो यू आर डेफिनेटली इन दिस डायरेक्शन, बट यू आर स्टिल नॉट श्योर कि यार आप z2 तक पहुंचे हो कि नहीं पहुंचे। इनफैक्ट पता है कि नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कुछ और है। तो ऐसे सिनेरियो में हम क्या बोल सकते हैं कि अच्छा ठीक है, आप ऐसा करो कि यूनिट वेक्टर का सहारा ले लो। किसका सहारा ले लो? यूनिट वेक्टर का। तो अब ऐसा करो कि इस वेक्टर को ना पहले डिवाइड कर दो इसी के मैग्नीट्यूड से, मतलब z1 के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दी, और फिर आपको जितना मैग्नीट्यूड चाहिए उतना मैग्नीट्यूड आप मल्टीप्लाई कर दो। तो आपको मैग्नीट्यूड कितना चाहिए? आपको चाहिए यहां पर मैग्नीट्यूड z2 का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड आपको मतलब कितना दूर तक जाना है, z2 का जो मैग्नीट्यूड है उतना दूर बेसिकली आपको जाना है। सो नाउ यू हैव डेफिनेटली रिटन अ वेक्टर विच इज एग्जैक्टली OQ का रिप्रेजेंटेशन, मतलब इसको हम कॉन्फिडेंटली अभी z2 बोल सकते हैं, राइट। तो यूनिट वेक्टर वाला आइडिया यहां पर कहीं ना कहीं हम इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन इसको लिखने का और एक बेटर तरीका यह हो सकता है कि आप z2 के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। z2 के मैग्नीट्यूड से अगर आप डिवाइड कर देते हो तो ये ज्यादा एक बेटर एक्सप्रेशन है टू इनफैक्ट राइट एज द इनिशियल स्टेप ऑल्सो गोइंग फॉरवर्ड, एंड अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए भी ये ज्यादा अच्छा है। जहां पर आप ये कहते हो कि देखो कभी भी अगर आपको नजर आता है कि मुझे दो अलग अलग वेक्टर्स के बीच में रोटेशन का थॉट इनकॉर्पोरेट करना है जिनका मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि यार पहले तो मैंने दोनों को ही इसका मतलब क्या किया है,
यूनिट वेक्टर बना लिया, दोनों को ही यूनिट वेक्टर अगर मैं बना लूं तो फिर से एक छोटे सर्कल पे आप अपना काम कर रहे हो ऐसा बोल सकते हो, राइट? दोनों को ही आपने यूनिट वेक्टर बना लिया है। सोचो, तो एक तो आपका यहां पर जो वेक्टर बन रहा है यूनिट वेक्टर बनाने के बाद में, इट इज दिस छोटा सा वेक्टर, ठीक है ना? और इस छोटे से वेक्टर को आपने रोटेट कर दिया है एंड यू हैव रीच्ड द सेकंड छोटा सा वेक्टर, ठीक है ना? यूनिट वेक्टर अगर आप यहां पर बना देते हैं तो ये फायदा होता है कि मैग्नीट्यूड तो बराबर है, ये आपने गारंटी कर दिया। मतलब अब आपको बस इस छोटे से वेक्टर को रोटेट करके दूसरे छोटे वेक्टर तक जाना है और आपको मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना है, क्योंकि आप स्टार्ट भी यूनिट वेक्टर से कर रहे हो, एंड भी यूनिट वेक्टर पे ही कर रहे हो। मतलब केवल रोटेशन का ही खेल बचा है। और रोटेट करने के लिए हम ये फैक्टर ऑलरेडी देख चुके हैं कि ई की पावर आई थीटा आपको हेल्प करता है रोटेट करने में, राइट? और अगेन आप रोटेशन का डायरेक्शन देख सकते हैं। अगर रोटेशन का डायरेक्शन आपके यहां पे एंटी क्लॉकवाइज है तो आपका थीटा पॉजिटिव वाला इस्तेमाल करो। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है थीटा एंगल से तो आपको ई की पावर में माइनस आई थीटा लिखने से हेल्प मिलेगी। ऑलराइट, सो कभी भी आप अगर ये नोटिस करते हैं कि आपके मैग्नीट्यूड्स बराबर नहीं हैं तो आप तो ये सोचो कि यार पहले मैंने यूनिट वेक्टर बना ही लिए, मैंने पहले ही यूनिट वेक्टर बना लिए हैं, और अब यूनिट वेक्टर बना लिए तो मैग्नीट्यूड की चिंता जो पहले थी वो अब है ही नहीं। अब हम डायरेक्टली केवल रोटेशन के ऊपर फोकस इजीली कर सकते हैं, ठीक है? ये हमारा एक इंप्रूव्ड वर्जन है रोटेशन थ्योरम का ही। इससे भी बेटर वर्जन जो आपको यहां पर मिल सकता है उसके अंदर सर्कल वगैरह हमने छोड़ ही दिया, त्याग दिया एकदम, ठीक है ना? हमने बोला कि यार कोई भी 3 पॉइंट्स हो सकते हैं, रोटेशन थ्योरम तो यहां पर भी लगना चाहिए, क्योंकि मैं तो वेक्टर्स को ही रोटेट कर रहा हूं, राइट? तो इसमें सर्कल वर्कल कहां से आ गया? समझने के लिए इनिशियली वो थॉट अच्छा था कि हमने बेसिकली आर रेडियस संभाल के रखा है, बट क्यों मैं यहां पे अपना जो है स्टार्टिंग पॉइंट मान सकता हूं वेक्टर का, और अब इसको इसी पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकता हूं, और यहां पर मैंने देखो अपना जो मैग्नीट्यूड है उसके साथ भी यहां पर जो है चेंजेस करवा दिए हैं। तो अगर कोई मुझे बस ये बता दे कि आपके जो दोनों वेक्टर्स हैं इनका इनिशियल पॉइंट क्या है और आपने इनको किस एंगल से रोटेट किया है, तो मैं डेफिनेटली रिलेशन लिख सकता हूं फॉर ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर। क्या आप ये देख सकते हैं कि अगर आपने थीटा से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया है, सो ए बी वेक्टर के अंदर ई की पावर आई थीटा मल्टीप्लाई करने से, ए बी वेक्टर के अंदर ई की पावर आई थीटा मल्टीप्लाई करने से ये एग्जैक्टली थीटा एंगल से रोटेट हो जाएगा। लेकिन फिर से मुझे यहां पर क्योंकि मैग्नीट्यूड का कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम ये बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, वी विल बेसिकली वर्क विथ यूनिट वेक्टर। मैं इसको भी यूनिट वेक्टर बना लेता हूं, मैं इसको भी यूनिट वेक्टर बना लेता हूं, ताकि जब मैं रोटेशन परफॉर्म करूंगा सो आई विल नॉट बी वरीड अबाउट द मैग्नीट्यूड एनी मोर, ठीक है ना? मैं सीधे सीधे इस यूनिट वेक्टर को रोटेट करूंगा और इस यूनिट वेक्टर तक पहुंच जाऊंगा, राइट? सो हम क्या बोल रहे हैं कि अच्छा ठीक है, आपने यहां पे जो ए बी वेक्टर लिखा है वहां तक ठीक है, लेकिन आप ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ही फर्दर डिवाइड भी करवा दो। तो एक यूनिट वेक्टर को आप यहां पे थीटा एंगल से रोटेट कर रहे हो, एक यूनिट वेक्टर को आप थीटा एंगल से रोटेट कर रहे हो, तो इस डायरेक्शन में जो एसी का डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में आपको क्या मिल जाएगा? एक नया यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो उसका वैल्यू हम कैसे लिखेंगे? उसका वैल्यू हम इस तरीके से लिखेंगे कि एसी के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है कि एसी वेक्टर को ही मैंने एसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया है, वही तो उसका यूनिट वेक्टर है। अब इसी चीज को क्योंकि वेक्टर के फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो थोड़ा सा अलग लग रहा है, आप कॉम्प्लेक्स नंबर के लैंग्वेज में चेंज कर लो, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो पोजीशन वेक्टर्स ही हैं। सो ए बी का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, मतलब ये आ जाएगा z1 माइनस z नॉट, और नीचे आ जाएगा इसी का मैग्नीट्यूड, मतलब ये आ जाएगा z1 माइनस z नॉट का मैग्नीट्यूड, और इनटू आ गया ई की पावर आई थीटा। वैसे आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं एसी वेक्टर आपका कितना है? z2 माइनस z नॉट, और उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, मतलब z2 माइनस z नॉट का मॉड। तो ये कितना शानदार एक्सप्रेशन देखो आपके सामने आ गया है। ये आप मान सकते हैं कि इज द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ रोटेशन थ्योरम, क्योंकि यहां पर हमने कोई भी रैंडम 3 पॉइंट्स के ऊपर रोटेशन थ्योरम अप्लाई करके उनमें रिलेशन जनरेट कर लिया है। z0, z1 एंड z2 3 पॉइंट्स से उनके बीच का एंगल हमें दिया था, तो उनके बीच के एंगल की मदद से हम यहां पे ये रिलेशन उनका क्रिएट कर पा रहे हैं। लेकिन थॉट जनरेट कहां से किया है कि यार हम तो रोटेट कर रहे हैं। रोटेट भी किसको कर रहे हैं? एक यूनिट वेक्टर को रोटेट कर रहे हैं, ताकि एक दूसरे वेक्टर के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर बन रहा है वहां तक हम पहुंच पाए। रोटेशन फैक्टर अगेन यहां पर इंपॉर्टेंट है, ई की पावर आई थीटा। ई की पावर आई थीटा मल्टीप्लाई करने से चीजें आपकी रोटेट हो जाती हैं बाय थीटा डिग्रीज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है तो आपको ई की पावर माइनस आई थीटा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस इतना सा ध्यान रखो, राइट? तो अब इसके ऊपर सवाल कैसे बन सकते हैं? अगेन सवालों का सिलसिला आपका यहां पर जब स्टार्ट होगा तो आपको काफी इजी फील होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझने के बाद में
सवाल उतने मुश्किल बचते नहीं है, ठीक है ना। आप यहाँ पर देखो, आपको Z1 माइनस Z3 दिया है, Z2 माइनस Z3 दिया है, और राइट हैंड साइड में 1/2 माइनस √3i/2 दिया है। तो पहले तो राइट हैंड साइड वाली जो क्वांटिटी है उसी को ध्यान से अगर मैं समझता हूं तो ये 1/2 को मैं cos ऑफ π/3 बोल सकता हूं, एंड यहां पे मैं इसको माइनस ऑफ i साइन π/3 बोल सकता हूं, राइट। और यहां पे बीच में अगर माइनस का साइन है तो मैं इसको e की पावर माइनस i π/3 बोल सकता हूं, राइट। सो हमने अगर e की पावर माइनस आई थीटा कहीं पे देखा है, इसका मतलब क्या है, अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि π/3 से कहीं ना कहीं रोटेशन हो रहा है, बट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में π/3 से रोटेशन हो रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। अच्छा, लेकिन वो कब क्लियरली हमें समझ में आएगा, जब हम यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं, मतलब मेरे पास में जो लिखा हुआ एक्सप्रेशन है दैट इज Z1 माइनस Z3 इज इक्वल टू Z2 माइनस Z3 इंटू e की पावर माइनस i π/3। इसको समझेंगे कैसे? अगेन आप यहां पे नोटिस करो कि हमारे पास में हेड माइनस टेल जो होता है वो ओवरऑल वेक्टर क्रिएट होता है। तो हेड कहीं ना कहीं आपका यहां पे जो है Z2 है, टेल आपका Z3 है, यहां पर भी हेड माइनस टेल करके आपका वेक्टर क्रिएट होता है। तो यहां पर भी हेड आपका Z1 है और टेल आपका Z3 है। दोनों ही वेक्टर्स के लिए जो टेल हमने इस्तेमाल करी है वो Z3 इस्तेमाल करी है। मतलब अगर आप एरोज यहां पे लगाना चाहते हैं तो एक एरो आप लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से, और दूसरा एरो आप लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से, और दूसरा एरो आप लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से, राइट। ऐसे ही क्यों किया है? क्योंकि हमें नोटिस कर पा रहे हैं कि आपका जो इनिशियल वेक्टर है उसको हमने माना है Z2 माइनस Z3 वेक्टर, Z2 विच इज योर हेड माइनस टेल विच इज Z3। तो आपने यहां पे Z2 माइनस Z3 वेक्टर इस तरीके से कहीं क्रिएट किया होगा, एंड देन आपने इसके अंदर क्या मल्टीप्लाई कर दिया है, आपने इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है e की पावर माइनस i π/3। मतलब आपने रोटेट किस डायरेक्शन में किया है, आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में π/3 एंगल से रोटेट किया है, ठीक है ना। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में π/3 एंगल से आपने रोटेट कर दिया, तो आपको एक नया वेक्टर मिल गया है। आपको कुछ भी यहां पे इस तरह का जो ये मैग्नीट्यूड है उससे डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी है, केवल इस वेक्टर को रोटेट करने से ही अगला वेक्टर क्रिएट हो चुका है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी यहां पर इन दोनों के बराबर है, राइट। सो आपके पास में यहां पे जो पॉइंट आएगा हेड, वो एग्जैक्टली इस एरो के एंड पॉइंट पे ही आ जाएगा, Z1, राइट। सो इस तरह से आपके यहां पर ये तीनों पॉइंट्स लोकेटेड है, हमें क्लियर हो चुका है Z1, Z2 एंड Z3, राइट। सो हम यहां पे इसके मदद से जो बनने वाला ट्राइंगल है Z1, Z2, Z3 की मदद से बनने वाला जो ट्राइंगल है उसके ऊपर क्या कमेंट कर सकते हैं? क्या आप ये क्लियरली देख पा रहे हैं कि यार मैग्नीट्यूड बराबर है इन दोनों वेक्टर्स के, एंड उनके बीच में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, दोनों बराबर हैं यहां पे और उनके बीच में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये तो ट्राइंगल आपका, इसका मतलब एक इक्वल ट्राइंगल होना चाहिए, ये यहां से एकदम क्लियरली पता चल रहा है, राइट। अगर आप मैग्नीट्यूड के लिए अभी भी परेशान है तो आप यहां पे दोनों साइड एक्चुअली मैग्नीट्यूड लेके लिख सकते हो। तो अगर मैं दोनों वेक्टर्स को यहां पर इक्वल बोल रहा हूं तो इनके मैग्नीट्यूड्स तो बराबर होना ही चाहिए। तो इसका मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा Z1 माइनस Z3 का मॉड। राइट हैंड साइड में क्या कर सकते हैं, क्योंकि चीजें मल्टीप्लिकेशन में हैं तो इसका मॉड अलग से और इसका मॉड अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मॉड अगर मैं लिखना चाहता हूं तो वो तो Z2 माइनस Z3 का मॉड ही होगा, और e की पावर आई थीटा या e की पावर माइनस आई थीटा का मैग्नीट्यूड तो हमेशा ही 1 के बराबर होता है, क्योंकि इट इज नथिंग बट दिस क्वांटिटी cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, दिस इज सेम। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर के अंदर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो आपका 1 ही होता है। तो मैग्नीट्यूड आप लिटरली कैलकुलेट भी कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्टली फील नहीं हो रहा है कि मैग्नीट्यूड बराबर आना चाहिए तो आप कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके भी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर दोनों मैग्नीट्यूड्स बराबर मिलेंगे। मतलब ये साइड लेंथ और ये साइड लेंथ आपका बराबर है। इस ट्राइंगल में दो साइड लेंथ आपके बराबर है और वो जो इक्वल साइड लेंथ है उनके बीच का एंगल भी π/3 है। इसका मतलब आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल इस बार यहां पे डेफिनेटली कंफर्म हो रहा है, क्योंकि आइसोसेलेस तो है ही, और आइसोसेलेस में जब बीच वाला एंगल आपका यहाँ पे 60 डिग्री होता है। सो बचे हुए एंगल कितने हैं, टोटल करके 120, और बचे हुए एंगल अगर आपके टोटल करके 120 हैं, लेकिन ये दोनों बराबर भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की वजह से दोनों एंगल्स आपके बराबर होंगे। तो 120 को आप स्प्लिट करोगे तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, 60-60 हो जाएंगे। तो तीनों के तीनों एंगल आपके 60 डिग्रीज हो चुके हैं, ऐसा आप फाइनली देख सकते हो, ठीक है ना। सो आपका यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो तो इतना ही है। आपने यहां पे क्या किया है, इसको e की पावर आई थीटा में कन्वर्ट किया है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, इस तरह की इक्वेशन जनरेट करी है, एंड देन वी आर जस्ट टॉकिंग, इजंट इट। उसके बाद में हमने कुछ लिखा थोड़ी है, बस बातें कर रहे हैं, और बातें करते करते हम ये रियलाइज कर रहे हैं कि हाँ यार ये तो आपका क्या आना चाहिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल आना चाहिए। अब ये चीज आप जितने जल्दी रियलाइज करोगे उतना ही आपके लिए बेहतर है, ठीक है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज दिस। यहां पर क्या हुआ है, सपोज Z1 Z2 Z3 आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज सर्कमसेंटर ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यहां पर जो आपको बना हुआ दिख रहा है उसका सर्कमसेंटर, सर्कमसेंटर मतलब क्या है कि अगर आप यहां पे ट्रायंगल के वर्टिसेस से पास होने वाले एक सर्कल बनाएंगे तो उसका सेंटर, सर्कमसेंटर इज एट द ओरिजिन, ओके। एंड Z1 Z2 Z3 जो आपके यहां पे वर्टिसेस के लोकेशंस हैं उनका मैग्नीट्यूड 2 के बराबर है, उनका मैग्नीट्यूड 2 के बराबर है। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी चीजें दे दी अच्छी अच्छी। यहाँ पर ये जो सेंटर है ये आपको बोल के रखा है कि ये कितना है, ओरिजिन के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पे अपने वर्टिसेस Z1 Z2 एंड Z3 को ज्वाइन करता हूं तो ये पोजिशन वेक्टर्स के ही रिप्रेजेंटेशन होंगे क्या, क्योंकि आपने स्टार्ट ओरिजिन से किया है ना। जब भी आप वेक्टर को ओरिजिन से स्टार्ट करते हो तो आपका जो क्रिएट होता है उसको हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो अगर ये लेटर से मेरे पास में जो ट्रायंगल है ये PQR नाम का ट्रायंगल है, राइट। सो इसका नाम, इसका मतलब Z1 रखा हुआ है, इसका नाम Z2 रखा हुआ है और इसका नाम Z3 रखा हुआ है, राइट। Z1 Z2 Z3 हमारे इस तरह से तीनों पॉइंट्स हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के ये पॉइंट्स हैं। अच्छी बात है। और इनका मैग्नीट्यूड 2 के बराबर है, विच मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि आप यहां पे रेडियस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये जो सर्कल है इसका रेडियस, सर्कम रेडियस इस ट्रायंगल का 2 के बराबर ही हमें पता चल रहा है, राइट है। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं, सबके सब वैल्यू आपके बराबर आने भी चाहिए था। कितना है, कितने किसके बराबर है वो यहां पर दिया हुआ है, राइट। फिर यहां पर दिया है कि Z1 का वैल्यू आपका कितना है, 1 + I√3 के बराबर है, ओके। 1 + I√3 के बराबर ये वाला आपका कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। अब आपको Z2 और Z3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है वो आइडेंटिफाई करके बताना है, राइट। सो इस पॉइंट पे आपका जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का यहां पर प्रॉपर्टी है वो हम इस्तेमाल करेंगे और बोलेंगे कि यार यहां से यहां तक आने का जो एंगल है ये आपका 120 डिग्री मतलब 2π/3 के बराबर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि आपने जो ओवरऑल 2π एंगल है उसके 3 टुकड़े यहां पे करके रखे हैं, समझे क्या। ओवरऑल यहां पे जो 2π एंगल है उसके 3 टुकड़े हुए हैं, इक्वल टुकड़े हुए हैं, क्योंकि इक्वल ट्रायंगल है तो ये तीनों एंगल आपके बराबर बनेंगे। तो ये एक टुकड़ा 2π/3 है, ये भी 2π/3 और वो भी 2π/3 के ही बराबर एंगल आपका बन रहा है, ठीक है ना। ऐसा हम यहां पे बोल सकते हैं। अब वेक्टर्स की भाषा में अगर मैं यहां पर बोलना चाहूं तो OP वेक्टर को, इसका मतलब अगर मैं रोटेट करता हूं 2π/3 एंगल से तो मैं OQ वेक्टर तक पहुंच जाऊंगा। क्या कहते हैं, ऐसा बोला तो चलेगा कि अगर मैं OP वेक्टर को रोटेट करना चाहता हूं 2π/3 एंगल से तो मल्टीप्लाई करूंगा e⁻I⁻, तो मेरा जो नया वेक्टर क्रिएट होना चाहिए वो OQ वेक्टर ही होना चाहिए। सो पोजीशन वेक्टर अगर आपको यहां पे लिखना है OQ तो ये कितना आ जाएगा आपका, डायरेक्टली Z2 के बराबर आ जाएगा। OP जो आपका पोजीशन वेक्टर है वो Z1 है, उसके अंदर आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, e⁻I 2π/3 मल्टीप्लाई करना है। अब Z1 जो है इसको आई वुड सजेस्ट कि हमने किस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, यूलर फॉर्मेट में पहले कन्वर्ट करना चाहिए, जिसके लिए 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करना ठीक रहेगा। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं सो मेरे पास में ये जो ब्रैकेट अभी यहां पर बन रहा है इसको मैं काफी कन्वीनियंटली cos ऑफ π/3 प्लस I sin π/3 ऐसा बोल के e⁻I π/3 बना सकता हूं, राइट। या तो आप इस तरीके से अपनी कैलकुलेशन करो या फिर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, 1 + I√3 जो है उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो तो 2 आ जाएगा और उसका आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हो तो π/3 आ जाएगा। सो आप डायरेक्टली वाली स्टेप लिख लो आफ्टर फाइंडिंग आर्ग्यूमेंट एंड मॉड्यूलस, ठीक है। सो ये मेरे पास जो वैल्यू आ रखी है इसको मैं यहाँ पे जो है कॉपी कर लेता हूं एज द रिप्लेसमेंट फॉर Z1। तो हो जाएगा 2 × e⁻I π/3, साथ में आ जाएगा e⁻I 2π/3 एंड ये दोनों मिलके हो जाएंगे e⁻I π, और e⁻I π तो आपका यहाँ पे -1 के बराबर होता है, ये हम सब जानते ही। ये तो आपका क्या है, e⁻I π = -1 यूलर्स आइडेंटिटी है कि नहीं, ये तो वैल्यू हम जानते हैं। नहीं भी जानते हैं तो भी आप यहां पर क्या कर सकते हैं, cos π + I sin π में इसको कन्वर्ट करके वैल्यू -1 के बराबर ऐसी लिख सकते हैं, राइट। मतलब -2 तो एकमात्र आपका यहां पे पॉइंट आना ही चाहिए, मतलब बी ऑप्शन तो यहां पर आपका नहीं हो सकता। -2 तो देखो आ ही रहा है। अब -2 जो आपको यहां पे मिल चुका है वो OQ का लोकेशन है। इसको अगर मैं फर्दर e⁻I 2π/3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरा नया वेक्टर जो क्रिएट होगा वो OR वेक्टर क्रिएट हो जाएगा। सो लेट अस ट्राई एंड क्रिएट दैट। आपका OR वेक्टर एग्जैक्टली कितना आना चाहिए। सो नाउ OR वेक्टर जो है वो कुछ नहीं है, वो OQ वेक्टर को ही रोटेट करके आया है व्हेन आई एम रोटेटिंग इट विथ 2π/3। समझे कि नहीं। वेक्टर पकड़ो, देखो कि उसको कितने एंगल से रोटेट करना है, रोटेट करके जो नया वेक्टर आया है उसको यहां पर लिख लो,
ठीक है ना। सो आपके यहाँ पर जो ओ आर वेक्टर है वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, हेड माइनस टेल भी अगर आप करोगे तो Z3 माइनस 0 लिख सकते हो, हेड माइनस टेल अगर करना है तो, है ना। वैसे ही अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो इसको हम कितना लिखेंगे, -2 लिखेंगे। अब तो वैल्यू पता चल चुकी है हमें यहाँ पे, तो इसको -2 लिखते हैं। और ई के पावर में आई 2π/3 मतलब कितना हो जाएगा, यही वाला वैल्यू हो जाएगा क्या, नहीं, cos ऑफ 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3, cos ऑफ 2π/3 इज -1/2, cos ऑफ 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3 मतलब +√3/2। ऐसा यहां पर हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, -2 अगर अंदर जाएगा तो हो जाएगा आपका 1 माइनस आई√3 के बराबर। ठीक है, सो आपको यहां पर जो बेसिकली वैल्यू निकल कर आ रहा है फॉर Z3 इट इज 1 माइनस आई√3, 1 माइनस आई√3, मतलब ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट हो जाता है। एक हमारा वैल्यू निकला है Z2 का -2 और एक निकला है Z3 का 1 माइनस आई√3 के बराबर। डन। सो ज्योमेट्री यहां पर समझना है, ज्योमेट्री समझ के वेक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं एंड देखना है कि उनके वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना आप नोटिस कर पा रहे हो, राइट। सो दैट विल हेल्प यू जंप फ्रॉम वन वेक्टर टू अनदर। इसी का एक वर्जन और करते हैं सवाल, जहां पर अब ट्राइंगल की जगह हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। आई थिंक दिस क्वेश्चन विल हेल्प यू फर्दर अंडरस्टैंड कि यार पिछले क्वेश्चन में जो हमने किया है वो और किस किस सिनेरियो में आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना। तो एक स्क्वायर है लेट से हमारे पास में इस तरीके से, जिसका नाम ABCD है एंड हमने जो वर्टिसेस लिए हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिए हैं। तो यहां पे अगर मैंने A लिखा है तो यहां पे B लिखा है, यहां पे C लिखा है, यहां पे D लिखा है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने अपने नाम इन वर्टिसेस के रखे हैं। ऑलराइट। सो A का जो लोकेशन है वो आपका 2 + 3i है और ये कहीं से भी स्टार्ट कर देते हैं। आपको A यहां पे बोलना है तो यहां से ABCD लिख लो, यहां पे A बोलना है तो यहां से ABCD लिख लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, राइट। इसका पोजीशन वेक्टर आपको 2 + 3i दिया हुआ है, इसका पोजीशन आपको 3 + 4i दिया हुआ है एंड फिर क्या बोला है, आर द टू वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर दिस, देन फाइंड C एंड D। C और D के जो यहां पे पोजीशन वेक्टर्स होंगे हमें ये वो चीज निकाल के बतानी है। तो अब ये काफी आसान सा आपके यहां पर काम है। आप क्या कर सकते हैं, एक बार AB वेक्टर पकड़ सकते हैं और AB वेक्टर को 90 डिग्री से रोटेट कर सकते हैं A के अलोंग। A के अलोंग अगर आप 90 डिग्री से रोटेट करते हो तो आपको AD वेक्टर बेसिकली क्रिएट करते आ जाएगा। समझे क्या। सो आई कैन क्रिएट AD वेक्टर, और ये अलग सॉल्यूशन ध्यान से देखना, है ना। पिछले क्वेश्चन के कंपैरिजन में बेटर इसलिए है क्योंकि इस बार हम रोटेशन ओरिजिन के अबाउट नहीं करवा रहे हैं, है ना। ये चीज नोटिस करो, इस बार हम रोटेशन A पॉइंट के अबाउट कराने की सोच रहे हैं। तो क्या डिफरेंस आएगा, मैं यहां पर कह रहा हूं कि देखो AB वेक्टर तो मैं लिख ही सकता हूं भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है एंड मैं इसको 90 डिग्री से रोटेट भी करवा सकता हूं E की पावर I π/2 मल्टीप्लाई करवा के, तो यहां पर भी दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। और मुझे जो मिलेगा वो भी मैं क्लियरली देख सकता हूं कि ये मुझे AD वेक्टर मिलने वाला है, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए मैग्नीट्यूड की चिंता नहीं है। अगर रेक्टेंगल होता तो मैग्नीट्यूड का भी यहां पे कुछ गेम हमें यहां पे खेलना पड़ता, क्योंकि ये दोनों आपके सेम मैग्नीट्यूड के नहीं आते। ऑलराइट। सो हम अब यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पे AD वेक्टर पहले यहां पे लिखना चाहते हैं अगर, तो Z ऑफ D माइनस Z ऑफ A करना चाहेंगे, और राइट हैंड साइड में हम यहां पे AB वेक्टर लिखने के लिए Z ऑफ B माइनस Z ऑफ A करना चाहेंगे, और उसके अंदर E की पावर I π/2 अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आ जाएगा, cos π/2 प्लस I sin π/2। तो π/2 से रोटेट करने का मतलब होता है कि I मल्टीप्लाई करना। यह भी एक काफी इंपॉर्टेंट आइडिया है जिसको आप ध्यान रख सकते हो अलग से, कि π/2 से रोटेट करने का मतलब है कि आपको बस सिंपली I मल्टीप्लाई कर देना होता है उस क्वांटिटी के अंदर, बिकॉज आप E की पावर I π/2 कैलकुलेट करते हो तो I ही आता है। ठीक है ना। cos π/2 प्लस I sin π/2, cos π/2 0 हो जाता है, sin π/2 आपका 1 हो जाता है। अब यहां पे है ना इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, भाई आप जब यहां पे इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो आपको ZD तो निकालना है, लेकिन यहां पे ZA आपको 2 + 3i दिया हुआ है, उसको यूज करो। वैसे ही यहां पे ZB माइनस ZA तो आप निकाल ही सकते हो, दिस माइनस दैट अगर मैं करता हूं तो 3 और 2 सब्ट्रैक्ट करके 1 बनेगा एंड देन 4 एंड 3 सब्ट्रैक्ट करके फिर से I बनेगा। सो इसके अंदर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं I। ठीक है ना। सो यहां पर भी आपको क्या है, ZA सब्ट्रैक्ट करके लिखना पड़ रहा है। अगर आप अंदर यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं I को तो आपको क्या क्या मिल जाएगा, ZD के लिए इस क्वांटिटी को उस तरफ अगर मैं भेजता हूं तो 2 + 3i तो आएगा ही आएगा, उसके साथ में आपको मिल रहा है एक I और देन यहां पे I² मतलब -1, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका बेसिकली 1 + 4i के बराबर। ये आ गया आपका ZD का वैल्यू। जिस तरह से ZD आया है उसी तरीके से हम निकालना चाहते हैं यहां पे अब ZC। तो ZC निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, है ना, करने के लिए तो काफी डिफिकल्ट काम भी कर सकते हैं,
जैसे कि आप ये बोल सकते हो कि अच्छा मैं अब ए बी वेक्टर को 90 डिग्री से रोटेट नहीं करूं, 45 डिग्री से रोटेट करूं, तो मैं यहां पे सी तक पहुंच सकता हूं। लेकिन ऐसे काम क्यों करना, क्योंकि उस केस में आपका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होने वाला है, और 45 डिग्री से रोटेट करना से अच्छा है कि हम वापस 90 डिग्री वाला ही थॉट यूज कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। इस बार हम क्या बोलेंगे कि इस बार ऐसा करते हैं कि आपका जो स्क्वायर है ना, नया फिगर बना लेते हैं पहले तो। आपका जो स्क्वायर है ABCD, उसमें आप BA वेक्टर पकड़ो, उसमें आप BA वेक्टर पकड़ो और अब क्लॉकवाइज 90 डिग्री से रोटेट करा लो, ताकि आप कहां पहुंच जाओगे, BC तक पहुंच जाओगे। ठीक है ना। सो ये चेंज है, इस बार हम कर लेते हैं। तो आप यहां पे क्या निकालना चाहते हैं, BC वेक्टर निकालना चाह रहे हैं। कैसे निकालना चाह रहे हैं, BA वेक्टर को रोटेट करके निकालना चाह रहे हैं। जल्दी बताओ, BA वेक्टर को अगर मैं रोटेट करना चाहता हूं, लेकिन किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूं, इस बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने के लिए e की पावर -i π/2 आपको लिखना पड़ेगा, है ना। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है π/2 से, तो e की पावर i π/2। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है π/2 एंगल से, तो e की पावर -i π/2 आपको लिखना पड़ता है, राइट। ऑलराइट, सो BC वेक्टर क्या है आपका, BC वेक्टर मतलब Z ऑफ C माइनस Z ऑफ B। Z ऑफ B कितना है, 3 + 4i। और यहां पर है BA वेक्टर, B से लेके A तक का तो हेड माइनस टेल करेंगे। सो हेड माइनस टेल जब मैं यहां पे करूंगा तो -1 बनता है, एंड हेड माइनस टेल करूंगा तो -i बनता है। उसके साथ में मल्टीप्लीकेशन में भी एक्चुअली -i ही जा रहा है, क्योंकि e की पावर -i π/2 अगर आप ओपन करते हो तो cos π/2 विच इज 0 -i sin π/2 विच इज -i। ठीक है ना। सो -i मल्टीप्लाई करने से चीजें 90 डिग्री से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होती हैं, और i मल्टीप्लाई करने से चीजें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री से रोटेट होती हैं। ठीक है ना। तो ये थोड़ी छोटी मोटी बातें हैं जिनको हमने ध्यान रखना चाहिए। तो ZC आपका कितना हो जाएगा, राइट हैंड साइड में चला जाएगा आपका 3 + 4i, एंड उसके साथ में आपको क्या मिल रहा है, उसके साथ में पहले तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये सीधे सीधे 1 + i के अंदर i, 1 + i के अंदर i का ही मल्टीप्लीकेशन है, मतलब यही आपको मिलेगा, विच इज बेसिकली i-1। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास में ZC का वैल्यू कितना आ जाता है, अल्टीमेटली 2 + πi के बराबर आएगा, विच एक्चुअली इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, ZC एंड ZD इस तरह से हम रोटेशन की मदद से निकाल पा रहे हैं। डन है। चलिए, सो दिस इज इट। हमें यहाँ पर ये सारे काम करते आना चाहिए, एंड ये अगर आप कर पा रहे हैं, है ना, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी अब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी करके देखो, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ऑन द आर्गन डायग्राम फॉर्म्ड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z, IZ एंड Z + IZ इज 18, देन फाइंड मॉड्यूलस ऑफ Z। Z, IZ, अब IZ देख के आपको क्लिक कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखो पिछले क्वेश्चन में हमने यही बात डिस्कस करी कि I मल्टीप्लाई कर देने से आपका जो रोटेशन है वो बेसिकली 90 डिग्री से हो जाता है। ठीक है ना। तो यहां पर सबसे पहली चीज तो यही हमने नोटिस करना है कि I इज इक्वल टू E की पावर i π/2, है ना। ये चीज सबसे पहले रियलाइज करना है कि I इज बेसिकली E की पावर i π/2, मतलब I मल्टीप्लाई करने का यहां पे जो इंप्लीकेशन है वो ये है कि हमने π/2 से रोटेशन करवा दिया है, राइट। सो अब यहां पे मैं सारी चीजें काफी कन्वीनियंटली मार्क कर सकता हूं, अगर ये थॉट मेरे पास पहले से है तो हम ये कह रहे हैं कि यार देखो, हम कहीं ना कहीं तो पहले से थे। कहां थे हम, यहां थे लेटस से, ये था आपका Z लोकेशन, फिर आपने कर दिया IZ कर दिया, मतलब आपने इसी चीज को रोटेट करवा दिया है 90 डिग्री से, तो आप आ गए हो कहीं यहां। ठीक है, 90 डिग्री से आपने केवल रोटेट किया है, मतलब मैग्नीट्यूड में तो आपने कोई बदलाव नहीं किए हैं, मैग्नीट्यूड आपका सेम है। तो ये अगर मेरे पास में ओरिजिन है, ये अगर मेरे पास में Z है, और ये अगर मेरे पास में IZ है, तो अगला वाला जो यहां पर आपने वैल्यू रिप्रेजेंट किया है वो है Z + IZ। ये क्या है, ये दो वेक्टर्स का एडिशन है। तो यहां पे आपका जो दो वेक्टर्स का एडिशन है वो क्या फॉलो करेगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करेगा। सो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर आप यहां पे करना चाहते हैं तो आपको पैरेललोग्राम यहां पे कंप्लीट करना चाहिए पहले तो, और पैरेललोग्राम कंप्लीट करके आपका जो डायगोनल है वहीं पे आपको क्या मिल जाएगा, वहीं पे आपको अपना नया वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है ना। सो आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज द एक्यूरेट फिगर,
थोड़ा सा अभी यहाँ पे अच्छे से और बना लेते हैं। ऑलराइट, सो आप यहाँ पर इसको नोटिस करो, ठीक है ना, एंड देन यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसा लग रहा है कि वाई एक्सिस के ऊपर ही जा रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लगता है कि वो अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। लेट मी जस्ट रीड्रॉ द फिगर्स। आपका यहाँ पे वो जो है वाई एक्सिस पे जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। वो यहाँ पर लेकिन नजर आ रहा था, थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको फिर से एक क्लियर पिक्चर देता हूँ। लेट अस से यहाँ पे मैं लेता हूँ अपना एक वेक्टर, एंड इसको अब 90 डिग्री से अगर मैं रोटेट करता हूँ, सो नया वेक्टर जो मेरे पास क्रिएट हो रहा है वो कहीं यहाँ जाएगा, राइट। एंड अब मैं यहाँ पर जो है अपना पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है ना। ऑलराइट, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस डायरेक्शन में आगे जाएंगे पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के लिए, एंड देन इस डायरेक्शन में आगे जाएंगे। बेटर है, अच्छा तो अभी भी नहीं कह सकते इसको। ऑलराइट, ठीक है। तो ये बेसिकली जो आपका यहाँ पे एंड पॉइंट अभी क्रिएट हो रहा है, उसको अगर मैं यहाँ पे अब ज्वाइन करवा देता हूं, तो मेरा यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो कौन सा कहा जाएगा, वो बेसिकली z प्लस आई जेड डायरेक्शन बेसिकली बोला जाएगा। इज दैट फाइन? z प्लस आई जेड डायरेक्शन ऐसे ही आपका निकलने वाला है। इसको हमने यहाँ पे z वैल्यू बोला है, इसको हमने आई जेड वैल्यू बोला है, और ये आपका z प्लस आई जेड वैल्यू बना है, ठीक है ना। सो ये चीज पहले तो हमें आइडेंटिफाई करनी थी सवाल के अंदर कि ये तीनों पॉइंट्स लोकेटेड किस तरीके से होने वाले हैं। सवाल फिर से देखो, इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ऑन द आर्गन डायग्राम, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ऑन द आर्गन डायग्राम फॉर्म्ड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस एंड दैट। सो ट्राइंगल आपका कहां बन रहा है, ट्राइंगल आपका कहां बन रहा है, तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो ट्राइंगल बन रहा है वो ये डॉटेड वाला ट्राइंगल है, जिसको अगर मैं हाईलाइट करूं तो इस ट्राइंगल की बेसिकली बात चल रही है, राइट। हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकाल के बताना है, ऐसा हमारा सवाल है। एंड पॉइंट्स क्या क्या है आपके, z आई जेड एंड z प्लस आई जेड। ओके, तो थॉट आपका यहां पर इस तरह से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो कि आप ये कह सकते हो कि यार देखो, ये जो बेसिकली ट्राइंगल अभी नजर आ रहा है, ये ओवरऑल जो पैरेललोग्राम अभी यहां पर हमने बना लिया है उसी का आधा है। जो पैरेललोग्राम हमने यहां पर बना लिया है उसी का आधा है। लेकिन पैरेललोग्राम के डायगोनल की मदद से अगर मैं यहां पे नीचे वाला जो अनशेडेड रीजन है देखता हूं, तो उसका एरिया भी मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से तो शेडेड रीजन के ही बराबर आने वाला है। मतलब अगर आपका यहां पे ट्राइंगल के नाम को अगर आप यहां पे पी क्यू आर बोलते हो, सो पी क्यू आर का जो एरिया है वो ओपी क्यू के बराबर नहीं आएगा क्या। एरिया जो पूछा गया है वो ट्राइंगल पी क्यू आर का पूछा गया है। मैं कह रहा हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ओपी क्यू वो भी एग्जैक्टली सेम ही आएगा, क्योंकि वो उसी पैरेललोग्राम का दूसरा आधा हिस्सा है। और इसको कैलकुलेट करना ज्यादा आसान है, क्योंकि मुझे पता है कि यार यहां पे हमने 90 डिग्री से रोटेशन करवाया था। कितने से कराया था, 90 डिग्री से रोटेशन करवाया था। और मुझे यह भी पता है कि यार इसका मैग्नीट्यूड मैं z का मॉड लिख सकता हूं, और रोटेशन करा के यहां तक आए हैं, मतलब ये भी मैग्नीट्यूड तो बदला नहीं है। आप डायरेक्टली इसको भी अगर कैलकुलेट करोगे तो आई का मैग्नीट्यूड इंटू जेड का मैग्नीट्यूड सिंप्लीफाई होकर इतना ही आएगा। या फिर आप डायरेक्टली ये समझ सकते हो कि रोटेशन ही तो किया था, सो यहां जो मैग्नीट्यूड है वही मैग्नीट्यूड यहां पर भी है। सो एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके साइड लेंथ मुझे पता है, तो इसका एरिया जो आपका निकल कर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, हाफ ऑफ z का मॉड इंटू z का मॉड। लेकिन वैल्यू दिया हुआ यहां पर 18 के बराबर, इसका वैल्यू दिया हुआ है 18 के बराबर, मतलब ये हो जाएगा 36 और ये आ जाएगा आपका z के मॉड का स्क्वायर। मतलब z का मॉड आपका कितना होना चाहिए, 6 के बराबर होना चाहिए। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है ना। फाइंड मॉड z का मॉड आपका 6 के बराबर इस क्वेश्चन में इस वजह से निकल सकता है, राइट। सो ये सभी सवाल आप एक बार फिर से रिवाइज करना। आज हमने यहाँ पे ट्राइंगल इनइक्वालिटी के साथ साथ रोटेशन थ्योरम भी कवर किया है, एंड आप मान सकते हो कि यहाँ से हमारा ज्योमेट्री का डिस्कशन एक्चुअली बिगिन हो चुका है। लेकिन अब नेक्स्ट जो आपके यहाँ पे 2 वीडियोस हम करने वाले हैं, उसके अंदर प्योर जो आपके ज्योमेट्री के डिस्कशन से उनको यहाँ पे हम पिक करेंगे। मतलब वहाँ पे आपका सर्कल, स्ट्रेट लाइन, एलिप्स, आपका हाइपरबोला है ना, लाइन सेगमेंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, रे है ना, ये सारी चीजें एक एक करके आपके यहाँ पर आर्क डिस्कशन में आने वाली है, ठीक है ना। एंड ये ऐसे आपके ज्योमेट्रीज है जिनके ऊपर रेगुलरली जेई सवाल पूछता है। सो मेक श्योर कि आप उन वीडियोस को मिस बिल्कुल भी ना करें, ठीक है ना। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही। आपके दोनों टॉपिक्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट कवर हो चुके हैं। कीप प्रैक्टिसिंग, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर, बाय बाय।